हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ संपूर्ण पेडागोजी। जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। देखिए, जो आपके एग्जाम में पेडागोजी आती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, इतना बड़ा वेटेज होता है आपका पेडागोजी का। अगर आप लोगों ने पेडागोजी कर ली तो समझ लिया आपका सीटेट का एग्जाम पास हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपको पेडागोजी होती है, चाहे आपको सीडीपी के अंदर आए, ईवीएस आए, मैथमेटिक्स के अंदर आए, लैंग्वेज के अंदर आए, चाहे आपका सोशल साइंस और साइंस के अंदर आए, इस पेडागोजी को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस प्रकार से करनी होती है, और फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन के साथ आपको टैकल करनी होती है चीजें, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पर बाद में चलेंगे। पहले कुछ जरूरी बातें आप लोग देख लीजिए जो पेडागोजी को सोल्व करने के लिए चाहिए होती है। बट पेडागोजी के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेडागोजी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आई थिंक सीटेट में सबसे जो आसान चीज होती है, वैसे तो पूरा पेपर ही आसान होता है, बट पेडागोजी उससे भी ज्यादा आसान होती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं बड़ी आसानी से, पेडागोजी इतनी आसान होने के बावजूद भी बच्चे पता नहीं से इतना क्यों डरते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने उनको जान लिया, समझ लिया, तो पेडागोजी आपको सबसे आसान लगेगी। और अगर आप लोगों ने पेडागोजी कर ली तो शायद ही आपका कोई नंबर जाने वाला है। आप लोग जैसे बहुत सारे इंटरव्यू मेरे देखते होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके 130 प्लस या 140 के आसपास जिनके नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि वो कुछ ही महीनों के अंदर 140 के आसपास नंबर लेकर आते हैं और फिर इंटरव्यू के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर हमने तो बस ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो वो ऐसी कौन सी चीजें पढ़ते हैं ताकि उनके इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं, तो वो चीजें भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताऊंगा किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज आपकी पेडागोजी को, जो आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेडागोजी हो चाहे कंटेंट हो चाहे कोई भी चीज हो, आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चल रही है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका सीटेट का कोर्स है, जिसके अंदर आपका कंटेंट हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का मटेरियल हो, चाहे आपकी क्लासेज हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी हो विद कंटेंट के साथ, इसको आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, सचिन एकेडमी ऑफिशियल को। वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी और ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको उसके बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब आपके पेडागोजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सीटेट के पेडागोजी की बात करूं, मैंने कहा अगर आपने सीटेट की पेडागोजी कर ली तो ये आपको आपका एग्जाम ना सिर्फ पास कराएगी बल्कि बहुत अच्छे एग्जाम से आपको पास करा देगी। चाहे फिर आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे फिर आपका पेपर सेकंड हो, दोनों ही आपके पेपर के अंदर आपको पेडागोजी देखने को मिल जाती है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपका बहुत बड़ा वेटेज होता है, पेपर सेकंड के मुकाबले कंपेरेटिवली आपका ज्यादा होता है पेपर 1। ठीक है, लेकिन पेपर सेकंड में भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है आपका सीडीपी का। वो सीडीपी का सब्जेक्ट आपका दोनों ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर सेकंड हो, वो है आपका 30 नंबर का। ये 30 नंबर भी आपका बटा होता है, 15 नंबर में आपका कंटेंट आता है, 15 नंबर में आपकी पेडागोजी आती है। बट मैं कहूंगा 30 नंबर ही आपको पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बाकी के अदर सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करता है। ईवीएस में भी हेल्प करेगा, मैथमेटिक्स के अंदर हेल्प करेगा, लैंग्वेज के अंदर हेल्प करेगा, बाकी दूसरे जो आपका सोशल साइंस होता है वहां भी आपको हेल्प कर जाता है। तो ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बाकी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है। इसकी क्लासेज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल ही रही है। आपको सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको करा रहा हूं, टॉपिक वाइज करा रहा हूं आपको, और मिक्स क्लास भी आपको लेकर चल ही रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो एक तो ये सब्जेक्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पेडागोजी को करने के लिए भी और कंटेंट वाली चीज को करने के लिए भी। ठीक, उसके बाद पेडागोजी के बाद बात करते हैं भैया आपके और कौन कौन सी चीजें आपको अपने एग्जाम के लिए करनी है, उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दूसरा मेन पॉइंट आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखिए, मैं आपको एक क्लियर छोटी सी बात बताता हूं। अगर सिर्फ आपने कुछ भी चीज फॉलो नहीं करी, अगर आपने सिर्फ सीटेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, आपका सीटेट का एग्जाम ना सिर्फ पास होगा बल्कि बहुत बढ़िया एग्जाम नंबर से आपका पास हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग लगा लेना ऑनलाइन वाले, सबसे बेस्ट आपके ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो सबसे पहला वाला ऑनलाइन हुआ है उसके तो आपको मिल जाएंगे, बट जो अभी वाला ऑनलाइन पेपर हुआ है उसके पेपर अभी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुए। आई थिंक वो पता नहीं अपलोड होंगे भी या नहीं होंगे, हो जाएंगे तो आपके मजे आ जाएंगे, नहीं हो पाएंगे
तो भाई उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। और जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को लगभग सभी शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया सोर्स आपका पेडागोजी कंटेंट करने का या सीटेट के एग्जाम को पास करने का सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक सोर्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिनकी प्रैक्टिस आपको मैं यूट्यूब चैनल पर करा ही रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगली चीज चाहिए होती है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो आपकी पेडागोजी नहीं बाकी के कंटेंट के लिए आपको, मतलब अपने पास ये ऐसी चीज होती है जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए होते हैं। अगली चीज चाहिए आपको, दो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है आपका एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 159 पेज का आपका पूरा डॉक्यूमेंट है। आप कहोगे क्या हमको ये पूरा पढ़ने की जरूरत है? अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर बात बता रहा हूं आपको कैसे पूरे नंबर लाने हैं। मतलब आप लोग एक नंबर को भी नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको एक नंबर नहीं छोड़ना तो आप लोग पढ़ लीजिए पूरा, लगभग आपका मैंने कहा जैसे 159 पेज का डॉक्यूमेंट है, पढ़ लीजिए। क्योंकि यहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका ईवीएस और मैथमेटिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ा तो यहां से क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है आपका एनसीएफ 2005 से। और जो बातें आपके बच्चों के संदर्भ में, करिकुलम के संदर्भ में इन्होंने कही हुई है, उन मोटी मोटी बातों को आपके एनईपी 2020 के अंदर भी कहा हुआ है। एनईपी 2020 का ये डॉक्यूमेंट ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये 66 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है। पर्टिकुलर चैप्टर इन्होंने दिए हुए, इस चैप्टर के अंदर ये वाली बात कही हुई है, इस चैप्टर के अंदर ये वाली बात कही हुई है। इस प्रकार से इन्होंने ऐसे चैप्टर करके दिए हुए। ये दो डॉक्यूमेंट आपको सीटेट के लिए कंपलसरी है पढ़ना। और उसके बाद जब आप लोग किसी और मेन एग्जाम की तैयारी करोगे जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि सीटेट तो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद भी आपको ये दो डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ लिया ना सिर्फ आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाएगी, बल्कि आगे के एग्जाम के लिए आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, आई थिंक आप किसी को भी टक्कर दे सकते हो। तो इन दो डॉक्यूमेंट को कहां मिलेंगे? गूगल के ऊपर सर्च करो, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। इनको आप लोग पढ़ लीजिए। यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इनको आप लोग कर लीजिए। हालांकि इनको मैं भी कराऊंगा। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा दी है, अगर नहीं देखे तो सर्च मार के देख लो। एनपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नए वाले वो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो उसकी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, इसलिए मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये सारा कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। इसकी वीडियो जल्दी आपको आने वाली है, नए क्वेश्चन आंसर के ऊपर आधारित, और अलग से एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहे आपके दो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, कंटेंट के लिए भी और पेडागोजी के लिए तो आपको मस्ट है, ये दो डॉक्यूमेंट आपको करने हैं, ठीक। ये दो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब देखिए अगले जो बात है वो है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। जब आप लोगों ने, आई थिंक अगर किसी के पास एनसीईआरटी की किताबें है या नहीं भी है, तो एनसीईआरटी की किताब के नीचे सबसे नीचे कुछ निर्देश, कुछ डायरेक्शन लिखे रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कुछ भी करा रहे हो या बच्चों को पौधे के बारे में बता रहे हो, तो बच्चों को पौधे के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति आपको संवेदनशील बनाना चाहिए। इस प्रकार से निर्देश लिखे हुए, बच्चों को चर्चाओं में भाग लेने के लिए कराना चाहिए, अवसर देने चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार से कुछ डायरेक्शन यानी निर्देश लिखे हुए, तो आपको एनसीईआरटी किताबें से पढ़ना चाहिए। अब आपके पास दो चॉइस है। अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका कंटेंट आता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके ईवीएस की बात करूं, आपके सोशल साइंस की बात करूं, साइंस की बात करूं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करूं, कंटेंट आता है यहां से आपका। बट आपका पेडागोजी का सेक्शन भी आता है। अगर आप इन किताब को स्टार्टिंग में ही देखोगे तो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत के जो किताबों की स्टार्टिंग दी हुई है वहीं से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाते हैं। तो ये आपकी बहुत ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा चीजें आपके एग्जाम में यही से देखने को मिल जाती है। तो पहला सोर्स आपका एनसीईआरटी हो जाता है। अगर आपको लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, वो आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप लोगों को बाई चांस एनसीईआरटी नहीं करनी तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, इन भाई साहब को पकड़ लेना फिर, ठीक है। तो इनकी क्लास चली रही है आपके यूट्यूब चैनल पर, डेली चलती है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं उसमें पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल में खोलकर बताता हूं कि यहां पर एज ए टीचर आप बच्चों के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है और किस प्रकार की चीजें आपको नहीं करनी। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सिंपल सा पेडागोजी का रूल है। पेडागोजी आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स रह सकता है। एनसीईआरटी के अलावा और आप किसी भी बुक से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी।
तो इसके लिए तो कोई ना कोई आपको टीचर की जरूरत पड़ने वाली है, जो आपको समझाएगा, बताएगा कि आपको बच्चों के साथ किस प्रकार से चीजें करनी होती है, या किस प्रकार के आपको टीएलएम का यूज करके बच्चों को चीजें समझानी होती है। ठीक है, कौन कौन से टीएलएम होते हैं, ये सब चीजें समझाने के लिए आपको कोई टीचर चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इन भाई साहब को पकड़ा हुआ है तो पकड़े रहो, जो आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है, तो इनकी क्लास 8 बजे डेली चलती है, तो इनको पकड़े रहो, और इससे आपकी पेडागोजी आपके एग्जाम तक देख लेना कितनी स्ट्रोंग हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ये करा ही रहे हैं आपको नए वाले। ठीक, तो इनकी क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है पेडागोजी को स्ट्रोंग करने के लिए। उसके अलावा इनकी एक डिमांड है, ये भाई साहब ये बोलते हैं जो आपके सचिन सर है, कि क्लास तो आपको डेली चलेगी, बट इनकी एक शर्त है, और शर्त ये है जो आपके जो दो डॉक्यूमेंट है, चाहे एनसीएफ हो, चाहे आपका एनईपी 2020 हो, चाहे XYZ कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, वो सभी एक बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपका बच्चा है, ठीक है, जिस बच्चे के लिए सारी चीज हो रही है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो आप पढ़ रहे हो, जो सरकार नीतियां बना रही है, ठीक है, जो भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है, वो सब किसी के लिए हो रहा है, वो सभी हो रहा है आपका बच्चे के लिए। तो आपको बच्चों को सेंटर में मानना है, बच्चों के हाथ में सभी पावर है। आज की डेट के अंदर पावर किसी के हाथ में नहीं है, तो सभी पावर किसके हाथ में, सभी पावर है बच्चे के हाथ में। तो बच्चे को आपको क्या मानना है, सुप्रीम पावर मानना है। बच्चे को हमेशा जब भी आंसर मानो तो बच्चे को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। कैसा, बच्चे को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। जब कभी आंसर आपका आ जाए कि जैसे बच्चों को पनिशमेंट करने की बात आ जाए, बच्चों को सजा देने की बात आ जाए, तो ऐसा आंसर आ जाएगा, क्या आप अपने बच्चे को सजा दे सकते हो, नहीं दे सकते भाई। ठीक है, तो आपको उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। अगर बात यहां पर आ जाएगी ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, ठीक है, यानी कि रोट लर्निंग की बात आ जाए, क्या आप बच्चों को कोई चीज रटवाओगे, जैसे हमें चीजें रटवाई जाती है, जी नहीं, हम रटवाएंगे नहीं बच्चों को, हम चीजों को समझाने पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करानी पड़ेगी। जब बात आ जाएगी जहां पर टीचर सेंटर्ड में होगा, यानी टीचर मुख्य होगा, तो टीचर सेंटर्ड की बात जहां पर आ जाएगी, आपको टीचर को मेन नहीं मानना, आपको मेन किसको मानना है, बालक को, यानी कि बाल केंद्रित की ओर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में, सारी पावर आपके बच्चे के हाथ में है। बच्चे से या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा आपको एनकरेज करना है, यानी कि आपको प्रोत्साहित करना है। क्या काम करना है, आपको प्रोत्साहित करना है। कभी भी आपको बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, यानी कि आपको डिस्करेज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आते चले जाएंगे, जो मैं आपको क्लास के बीच में ही आपको डिस्कस कराता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी है। बच्चे को अपना बच्चा समझकर आंसर देना, आपका हाथ बिल्कुल नहीं जाएगा बच्चे के खिलाफ। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो ये कुछ की पॉइंट मैंने आपको बताए जो आपको पेडागोजी को करने के लिए चाहिए होते हैं। अब मैं आपको कुछ यहां पर मिक्स क्वेश्चन कराता हूं, जो आपके सभी सब्जेक्ट के दिए हुए, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, या कुछ लैंग्वेज के संदर्भ में भी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इस प्रकार से आपको पेडागोजी करनी होती है, और इसी प्रकार से आगे हमारी क्लास चलने वाली है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब इन सभी के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने अब स्क्रीन पर आ गया। अब डालते हैं क्वेश्चन के ऊपर नजर, और किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना होता है उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों, यानी ये यहां पर पूछा हुआ है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा हुआ है, उनको बढ़ावा देती है। बताओ कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देती है एनईपी 2020। ठीक है, तो पेडागोजी की बात हो रही है, और वही आपको रणनीतियां बतानी है कि किसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। पहला दिया हुआ है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड। कौन सा, ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। कैसे होता है, जब हम बच्चों को कोई चीज क्लासरूम में समझा रहे हैं, समझाने के बाद फिर हमने बच्चे से कहा कि बेटा अब इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जैसा हमारे स्कूल के अंदर होता था कि टीचर ने समझा दिया और फिर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। फिर होमवर्क दे दिया, होमवर्क के अंदर भी वही चीज दे दी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर घर पर जाकर होमवर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले दिन स्कूल में आकर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बच्चा ज्यादा एक ही टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करता चला जाएगा, तो वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ। किसकी तरफ, वो चीज बढ़ती जाती है आपके रोट लर्निंग की तरफ बढ़ती जाती है। और हमको रोट लर्निंग बच्चे की नहीं करानी, हमको बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है। किस पर, हमको बच्चों को समझ पर आधारित शिक्षा की ओर लेकर जाना है।
इस वाली बात को आपका एनईपी 2020 ने भी माना है और एनसीएफ वगैरह ने तो इसको पहले ही कह दिया है कि बच्चों को हमको रोट लर्निंग नहीं करानी, बच्चों को हमको स्मरण नहीं कराना, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना। ठीक है, जैसे हम लोग याद करते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मुंडी हिलती रहती थी, बस चीजें रटते रहते थे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, बस याद रहती थी चीजें और बाकी समझ नहीं थी उस सब चीज की। तो जहां पर भी आपके एग्जाम में ड्रिल एंड प्रैक्टिस आ जाए, समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को हमको ये रोट लर्निंग की तरफ लेकर नहीं जाना है, इसको बढ़ावा नहीं देता आपका और ना ही आपको देना है। अगला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन। ये बात आ गई आपके रोट मेमोराइजेशन की, यानी रट कर याद करना। तो पहला वर्ड आ गया आपका रटना। बच्चों को हमको कोई चीज रटानी नहीं है और ना ही उनको कभी कोई चीज याद करानी है। तो ये ऑप्शन भी आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर हमको तो रटाया जाता था, याद कराया जाता था, तो हमारे तो ये हाथ तोड़े जाते थे। तो भाई आपको नहीं कराना बच्चों के साथ ये वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखिए एनईपी 2020 ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हुई है जहां पर बच्चा एक्टिव होकर अपनी चीजों को सीख सके, यानी सक्रिय होकर चीजों को सीख सके। ठीक है, चाहे एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, तो इन्होंने कहा है कि जितना बच्चा सक्रिय होकर चीजों को सीख पाएगा उतना ज्यादा ही उसकी लर्निंग यानी कि उसका अधिगम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सक्रिय होकर बच्चा सीखेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, यानी जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कि सर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, कि मैम ये क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं आ सकता था। इस तरीके का बच्चा अपना क्वेश्चन पुटअप करेगा अपनी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, यानी बच्चा कैसा है, बच्चा यहां पर एक्टिव है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अगला है आपका डिस्कशन बेस्ड मेथड। यहां पर बच्चा डिस्कशन कर रहा है, अपने दोस्त यार से डिस्कशन कर रहा है, यार इसका ये भी तो आंसर हो सकता था, इसका आंसर वैसे नहीं हो सकता था। अपने टीचर से डिस्कशन कर रहा है कि सर देखना मैंने तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया, ऐसे नहीं हो सकता है वाला, तो टीचर बताएगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिस्कशन बेस्ड मेथड में भी बच्चा कैसा है, एक्टिव है। अगर मान लीजिए बच्चा इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, खाली अपना रोट मेमोराइजेशन कर रहा है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहा है, तो समझ लो वहां पर आपका टीचर अपना सेंटर्ड में है, यानी टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे सिर्फ उस काम को करते जा रहे हैं। वो मेथड हमको पेडागोजी के अंदर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके थर्ड एंड फोर्थ यहां पर आंसर आपके सही हो जाएंगे, बाकी ऊपर के दोनों आपके गलत है। तो एज ए टीचर आप लोग समझ गए आपको क्या काम करना है। बच्चों को आपको रटाना नहीं है, बच्चों को आपको याद नहीं कराना, बच्चों को आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी। बच्चों को आपको ऐसे मेथड का यूज करना है जहां पर बच्चा डिस्कशन करे, इंक्वायरी करे, क्वेश्चन पुटअप करे, एक्टिव हो सके। ठीक है, जितना ज्यादा एक्टिव हो सके ये सब आपको कराना है, बच्चा निष्क्रिय ना हो सके। ठीक है, बच्चा निष्क्रिय यानी बच्चा पैसिव ना हो सके। ठीक है, ये इन चीजों से बच्चों को आपको बचाना है। बच्चा एक्टिव हो सके, अपनी अटेंशन को जाहिर कर पड़े क्लासरूम में। ये नहीं कि अभी मेरी वीडियो देख रहा है और बस इधर उधर उसका ध्यान है या कमेंट बॉक्स में कुछ और ही चैट करने में लगा पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार की पेडागोजिकल अप्रोच को यूज करना है एज ए टीचर, जो आपको भी यूज करना है। ठीक, आई थिंक आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के शिक्षण के क्या उद्देश्य है। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा ईवीएस का उद्देश्य और एक पूछा जाएगा आपका मैथ्स का यानी कि गणित का उद्देश्य है। ये दो क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आने हैं, जो आपके पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए बड़े जरूरी हो जाते हैं। अब यहां पर ईवीएस के उद्देश्य पूछ लिए शिक्षण के, कि किस प्रकार का शिक्षण कराओगे आप ईवीएस का, अगर आपको ईवीएस पढ़ानी है बच्चों को। पहला दिया हुआ है ईवीएस। देखिए पहले तो आपको यह पता है कि जो ईवीएस होता है प्राइमरी लेवल पर, वो बच्चों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसमें आपके बाकी के सभी सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका साइंस आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, उसके अंदर पेडागोजिकल अप्रोच आ जाती है और ईवीएस तो होता ही होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट को एक इंटीग्रेटेड नेचर के थ्रू यानी कि एक एकीकृत प्रकृति के थ्रू माना जाता है। ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसी के थ्रू आपके एक सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं है कि आपका ईवीएस का सेक्शन है या आपका साइंस का सेक्शन है, सोशल साइंस का सेक्शन है। तभी पिछली बार ईवीएस आपका थोड़ा कुछ खतरनाक आ गया था कुछ शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जो ईवीएस के जो शिक्षण के उद्देश्य है, पहला दिया हुआ है कि पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास होना। जो भी एनवायरमेंट के संबंध है उसके बारे में बच्चों को जानकारी का विकास करना। जैसे मैं अभी आपकी जानकारी का विकास कर रहा हूं भाई, पिछली बार कुछ शिफ्ट के अंदर नए क्वेश्चन आ गए थे और वो नए क्वेश्चन आपके कुछ साइंस से थे, कुछ सोशल साइंस से थे, कुछ नई वाली एनसीईआरटी से था। तो आपका विकास हो गया। हाँ सर, कभी हमारी शिफ्ट में आ गया तो हमारे डब्बा गुल हो जाएगा। डब्बा गुल नहीं होगा, कराई जाएंगे आपकी चीजें। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं बताएगी तो आपका डब्बा गुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो छोटे बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके अपने एनवायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो ये ईवीएस का उद्देश्य है। अगला है बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पोषित करना। ये तो पोषित करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि बेटा अगर तुझे कुछ जिज्ञासा आ रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो और पूछ। कहते थे ना टीचर कि बेटा तू मुझसे एक बार समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछ। ठीक है, हालांकि बताते नहीं थे, लेकिन इस तरीके की जिज्ञासा वाले बच्चों को कहा जाता था, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, बिल्कुल सही। देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपके प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो छोटा बच्चा जो चीजें सीखता है वो सीखता है मूर्त चीजों से यानी कि कॉन्क्रीट चीजों से। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पर हमको बच्चों को प्लांट्स के यानी पौधों के बारे में समझाना है। तो हमने क्या काम करा, इस पर कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, पौधे ले लेते हैं। एक तरफ बरगद का ले लिया, एक तरफ आम का ले लिया, एक तरफ नीम का ले लिया, तो ये कॉन्क्रीट शेप में दिखा दिया, यानी कि मूर्त अवस्था में हमने बच्चों को दिखा दिए। तो बच्चा जब इनको कॉन्क्रीट शेप में देखेगा फोटो के माध्यम से तो जल्दी सीखेगा, या बस उसको अमूर्त चीजों के माध्यम से समझा दिया कि बेटा आपने आम का देखा है, बरगद का देखा है, उनकी टहनियों के बारे में आप लोग इमेजिन करिए। ठीक है, तो उसके माध्यम से नहीं सीखेगा, मूर्त अधिगम के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिजात देना यानी कि आपका लीनियर एक्सपोजर देना। देखिए जब भी आपको मैंने एक बात बताई हुई है, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कभी एक रेखा में नहीं होता। जो बच्चे की लर्निंग होती है, अधिगम होती है, एक रेखा में नहीं होती, मतलब हमेशा एक ही दिशा में जाता है। आप लोगों का जो अधिगम हो रहा है क्या है कि एक स्पीड से सीख रहे हो कि डेली 1 घंटा पढ़ते हो और एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, नहीं ना। कभी 2 घंटा भी पढ़ लेते हो और 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा जाता। तो अधिगम में उतार चढ़ाव होता रहता है ना। उसी प्रकार से डेवलपमेंट भी आपका कैसा होता है, स्पाइरल मैंने बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो विद्यार्थियों का जो रहता है ना, वो लीनियर एक्सपोजर नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसमें भी उतार चढ़ाव रहता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए बी सी का ए बी सी भाई आपका ये आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को एज ए टीचर बच्चों के साथ इस प्रकार से चीजें करनी है जो इन्होंने बताई हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, सचिन सर आप महान हो, अरे भाई ऐसी जी लेने दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए और नीचे निर्देश दिए रहते हैं कि देखिए आप बच्चों को ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से सिखाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से सिखाइए, चर्चाओं करवाइए, ऐसे संवेदनशील बनाइए। ये सब निर्देश दिए हुए, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, वरना जो मेरी क्लास चलती रहती है वो सब मैं निपटा दूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो चींटी है वो किसको ले जा रही है, कन खजूरे को, मरे हुए कन खजूरे को लेकर जा रही है। तो चींटी अपने से ज्यादा, आपको पता ही है कितना ज्यादा वेट उठाकर ले जाती है। तो इस आधार पर ये अनाया ने देखा, तो उसने क्या काम करा, इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है भाई, और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है, वो आपको बताना है कि किसको सम्मिलित किया गया है। पहला अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी देखो मेरा जो खुद का बेड है, तो वहां पर खुद चींटियां आई हुई है, तो 2-3 दिन से मैं भी परेशान है यार। ये चींटियां रात को पता नहीं कहाँ जाती है, 2-3 तो गर्दन में काटेगी यार। ठीक है, तो गलती से गर्दन में मार तो बेचारी वो मर जाती है। तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा आज कि यार आ कहां से रही है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे पता लग गया। ठीक है, कि जो बेड का पीछे का जो सिराना है, तो वहां से एक लाइन चली आ रही है। ठीक है, तो वहां पर किसी ने कुछ खाने की चीज रख दी थी, शायद काम वाली आंटी ने, तो वहीं से वो लाइन चलती हुई आ गई उनकी। ठीक है, तो अब मैंने क्या काम करा, ऑब्जर्वेशन करा कि ये लाइन आ कहां से रही है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन करा, अवलोकन करा, वरना भाई रात को सो नहीं पाऊंगा, पता चला और आगे और खा के चली गई और जीव हत्या मेरे हाथों से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी तो मैंने कोई करी नहीं, मैंने तो ऑब्जर्वेशन करा कि ये आ कहां से रही है, तो भविष्यवाणी तो कोई थी नहीं, तो यहां पर भी अनाया ने कोई भविष्यवाणी तो करी नहीं थी। अनुमान, तो मैंने अनुमान लगाया कि यार ये चींटियां आ कहां से रही है, तो मैं एक अनुमान लगाया कि जैसे कोई खाने की चीज रखी है तो जरूर बेड के आसपास ही आ रही है, तो मैंने अनुमान लगा लिया। तो फिर मुझे पता चलेगा सिराने से आ रही है, क्योंकि मेरी गर्दन के पास खाया था 1-2 ने, तो मैंने अनुमान लगा लिया वहां पर। ठीक है, प्रयोग तो अब करूंगा ना मैं, अब उन चींटियों को भगाने के लिए क्या करूंगा,
आटा लगाता है, ठीक है। अब आटे से लाइन बना दूंगा बेड के सिराने पर, और जिससे वो चींटियां भाग जाएगी, क्योंकि यार मानना तो बेकार है उनको। तो आटा बनाऊंगा, आज रात को यही वाला काम करूंगा, अब करूंगा मैं प्रयोग। बट अभी तक तो नहीं करा ना प्रयोग, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष निकाल लिया मैंने यहां पर, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला कि ये जरूर मेरी गर्दन पे काट रही है, या यहां पर कुछ खाने की चीज रखी है, तो इनका संबंध जरूर बेड से ही होगा, यही पर आपकी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, ए, सी और ई, ये आपका ए सी आपका सही हो गया, यानी फोर्थ आंसर आपका सही हो गया। तो ये निष्कर्ष मैंने यहां पर निकाले। तो बेसिकली जो इससे ये निष्कर्ष निकले, तो इस प्रकार के ये पेडागोजिकल क्वेश्चन बनने हैं कि आप बच्चे के यहां पर कौन से स्किल्स के, कौन से कौशलों पर ध्यान दे रहे, जो मैंने यहां पर कौशल्स पर ध्यान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आंसर निकल गए, ठीक। चलिए, नहीं आंटी को ही भेजूंगा भाई, मम्मी को ही भेजूंगा, वही चींटियों का इलाज करेगी वो आटा वाटा से लेकर, मुझसे नहीं होगा उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। लक्ष्मण रेखा, भाई लक्ष्मण रेखा का उसके ऊपर नजर नहीं डलती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर सामने स्क्रीन पर आ गया, नजर डालते हैं इस वाले के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, सीधा अटैक करती है, फिर उसमें कुछ एक दो लाल चींटियां और आ गई थी, बड़ा खा गई थी वो, ठीक। अच्छा बताओ, चींटियों के कितने पैर होते हैं? आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, चींटियों के कितने पैर होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता है, यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाना चाहती है, जैसे मैं आपको बनाना चाहता हूं। क्या वे एक समस्या के अच्छे समाधान करता बन जाओ। समस्या क्या है, सीटेट, यानी इसका समाधान कर जाओ आप लोग, ठीक है। उसको बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं, देखता हूं भाई मैं आपको कैसे इंकरेज कर सकता हूं। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि बच्चों को अपना बच्चा समझकर आपको आंसर देना है। अब कहोगे सर बच्चों को तो पुरस्कार देने चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने उनको चाहिए। देखिए, पुरस्कार के संबंध में मैंने आपको हमेशा एक बात बताई हुई है, पुरस्कार बच्चों को भौतिक तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। पुरस्कार उनको भौतिक नहीं देनी चाहिए। भौतिक की जगह आप लोग उनको कह सकते हो, कोई शाबाशी दे सकते हो कि बेटा तुमने इसका क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जैसे मैंने चींटियों वाला क्वेश्चन दिया, तो चींटियों वाले के अंदर कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, उल्टे सीधे आंसर बता रहे हो। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने सही आंसर दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा, वाह ये बच्चे बहुत सही है जिन्होंने आंसर दिया, जैसे 4 बता रहे, कुछ 6 बता रहे, तो जिसने सही आंसर दिया कि बेटा ये वाला आंसर सही है, ठीक है, तो मैंने उनको तारीफ कर दी। जिन्होंने गलत दिया कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो, आपका भी ठीक ठाक चला जाएगा। इस तरीके से मैं दोनों बच्चों को यहां पर मोटिवेट कर रहा हूं। तो पुरस्कार यहां पर जो भौतिक में नहीं दे रहा हूं मैं, पुरस्कार या तो मैं तारीफ में दे रहा हूं, या किसी की प्रशंसा में दे रहा हूं, या किसी की शाबाशी में दे रहा हूं। बट भौतिक पुरस्कार में कैसे हो जाएगा कि बेटा जो आंसर सही दे रहे हैं ना, उन्हें मैं एक को अपनी घड़ी दे दूंगा, ठीक है, एक को मैं अपना पेन दे दूंगा, एक को मैं अपना पैसे दे दूंगा, एक को अपना बैच फ्री में दे दूंगा, तो भौतिक पुरस्कार हो जाएगा। तो सारे के सारे टूट पड़ेंगे, और पूछो क्वेश्चन हमसे, और पूछो, आज सारा लूट के ले जाएंगे इसको, सचिन को। ठीक है, तो ये भौतिक पुरस्कार नहीं देना होता, ठीक। और पुरस्कार जो देनी चाहिए ना, वो आपके एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए। कैसे, एक निश्चित अंतराल पर देनी चाहिए, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए, ठीक है, ना कि कभी रेगुलर देनी चाहिए। एक बच्चे ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, ठीक है, मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आप में से कोई बच्चा 145 लेकर आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कि देखो यार एक बच्चा 145 लेकर आ गया, उसको शाबाशी दे दी, उसका इंटरव्यू डाल दिया, जैसे ऑलरेडी मैं डालता हूं अपने बच्चों के, तो उस पर देना चाहिए। अब कोई बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर सही देता जा रहा है, उसको कहो देखो मेरा बच्चा है, देखो ये भी सही दे दिया, ये भी सही दे दिया, तो वो आपका अवार्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए। देखिए यहां पर बात हो रही है आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो होती है आपकी प्रोसीजरल नॉलेज। प्रक्रियात्मक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो आपका प्रक्रिया के थ्रू सीखा जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने अभी सीटेट के लिए पढ़ने आ गए, इससे पहले आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा होगा, जो भी आप लोगों ने बीएड किया हो, डीएड किया हो, ठीक है, डीएलएड वगैरह जो भी किया हो आप लोगों ने, ठीक है, तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीख रहे हो चीजें, उसके बाद आप लोग मेन एग्जाम के लिए बैठोगे, फिर उसके बाद आप टीचर बन जाओगे, तो आप लोग ज्ञान अर्जित करोगे। तो आप एक प्रक्रिया के थ्रू चीजें सीख रहे हो कि कैसे बच्चों के साथ आपको चीजें टैकल करनी है, उनको संभालना है, कैसे पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि सीधे जाकर बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं टीचर हूं, सरकारी टीचर हूं, लाओ अब बच्चों को सीधा पढ़ाऊंगा, नहीं। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका वो ज्ञान होता है जो आप एक प्रक्रिया के थ्रू सीखते हो। बट अगर यहां पर आपको एक समस्या समाधान करता बनना है, तो क्या सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व आप डालोगे? जी नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी जैसे पिछले सीटेट के सीजन में, आई थिंक उसको 1 या 1.5 साल हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा,
तो एक मेरे स्टूडेंट थी, मैडम थी, उनके आई थिंक 132 या 35 कुछ नंबर थे, तो इंटरव्यू देने आई थी। तो उनके सीडीपी के अंदर ही शायद 29 थे या 30 थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में मेरा बच्चा भी देखता था आपकी वीडियो, और शायद उनकी एज 12 या 13 साल होगी। तो उनकी सीडीपी इतनी स्ट्रोंग हो गई थी देखते देखते कि वो भी 1-2 नंबर गलत होते थे, 30 में से 28-29 वो भी मारता था। तो उनको भी फिर जो सीडीपी सीख रही है उनको भी इसी तरीके से सीखना चाहिए था, उनको टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए था, फिर सीटेट के अंदर आना चाहिए था, बट उन्होंने डायरेक्ट सीडीपी सीख ली। तो प्रक्रिया के थ्रू थोड़ी सीखा उन्होंने ज्ञान, उन्होंने डायरेक्ट सीख लिया, एक एनवायरमेंट के थ्रू सीख लिया। तो केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन केवल केवल नहीं होना चाहिए। ये जो आपका केवल वर्ड है ना, ये नेगेटिव माना जाता है। बट या आपसे पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था 99% नेगेटिव माना जाता था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब ये 95% नेगेटिव माना जाता है, अब ये लगभग आपका 90% नेगेटिव माना जाता है। मतलब इसको देखकर अब यूज करना, क्योंकि कुछ जगह पर ये आपका थोड़ा पॉजिटिव भी माना जाता है, ठीक है, केवल जो आपका वर्ड होता है। ये भी नहीं होगा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करके। देखिए मैंने क्या बताया, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आंसर देना है। क्या आप उनको पनिशमेंट दोगे? जी नहीं, आप लोग उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। आरटी की राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल नंबर 17 के अंदर क्लियर प्रावधान है, अगर आपने बच्ची को कोई सजा दी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और बच्चों को अपना बच्चा मानना है, ठीक है, कसम खाई आपने, तो बच्चों को आप कोई सजा नहीं दे सकते। बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि बेटा अनुमान लगा, ठीक है, जितना हो सके। जो आपके सामने समस्या है सीटेट के एग्जाम की, बेटा कैसे इसको पास कर सकता है, अनुमान लगा। सर सचिन सर की वीडियो देख लूंगा, इनके ये क्लास देख लूंगा, ठीक है, इनके मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूंगा। तो बच्चा यहां पर अनुमान लगा रहा है और उसी पर आधारित अपना क्या काम कर रहा है, मंथन कर रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी इसके अंदर आ जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहां पर विचारों का अपना क्या आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि सीटेट के एग्जाम को कैसे पास करोगे, तो आपके दिमाग में क्या हो गया, एकदम उथल पुथल आनी शुरू होगी। तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन के अंदर स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी होती है किसी भी टॉपिक से जुड़ा, अगर आपको इनको चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पेडागोजी को रटना मत, क्वेश्चन पढ़ लिया, सीधा आंसर पढ़ लिया, डिटेल में समझिए जितना भी हो सके। जितना डिटेल में समझोगे, पेडागोजी आपके दिमाग में ना आए फिर मुझे बता देना, ठीक है। डिटेल में समझिए उसको जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं, ठीक है, जो अलग अलग उन्होंने धारणाएं, जो अलग अलग बिलीफ बनाए हुए, जैसा आप लोगों ने बनाए हुए जब आप लोग अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे भाई, इसके बाद एक सीटेट का एग्जाम हो रहा है। अच्छा एक और एग्जाम होता है क्या? हाँ भाई एक और होता है। उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम देना होता है। अच्छा वो भी होता है, वो भी होता है भाई। अच्छा उसके लिए तो सचिन सर एक है भाई, यूट्यूब पर तैयारी कराते हैं, उनसे पढ़ लेना। अच्छा उनसे पढ़ना है। ऐसे ऐसे आप लोगों ने बिलीफ यानी कि धारणाएं बनाई होती है। छोटा बच्चा भी ऐसी बनाता है, अलग अलग चीजों के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, पढ़ाई से संबंधित के बारे में, सब्जेक्ट से जुड़ी चीजों के बारे में। तो आपको क्या समझना है, बच्चों को अपना बच्चा समझना है। तो बच्चे से जुड़ी जो धारणाएं भी होती है ना, इसको भी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण मानना है। क्या मानना है? इनको भी बड़ा आपको महत्वपूर्ण मानना है। चाहे बच्चा कुछ भी धारणाएं समझ ले, आप मत बनाना कुछ भी धारणा, ठीक है। चाहे मेरे बारे में भी, यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है। कभी कुछ भी धारणा बना दे कि सर बाल इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी इधर के निकाल कर आ रहे हो, कभी ये पहन कर आ रहे हो। छोटे बच्चों की बात हो रही है, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो वैकल्पिक धारणाओं को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। देखिए यहां पर वर्ड आ गया प्रतिबंधित। यार हमको बच्चों को अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने के मौके देने हैं। छोटा बच्चा है, अब मान लो आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने के मौके दे दिए तो टूट पड़ोगे मेरे ऊपर। अच्छा बताओ शादी कब कर रहे हो? अच्छा बताओ घर के अंदर कौन कौन है? अच्छा बताओ ये बाल के अंदर क्या लगा के आते हो? उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो। भाई मैं कुछ नहीं लगाता, देखो ऑयल भी नहीं लगा होता मेरे बालों के अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो ये आपकी जो धारणा है, मैंने क्या बताया, ये महत्वपूर्ण है, इनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपकी सम्मान करने बैठूंगा, मेरा पूरा टाइम इसी के अंदर निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो छोटे बच्चे की धारणा को एक्सप्रेस करना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए, आपकी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया, ठीक है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना।
शिक्षक केंद्रित नहीं मानना चाहिए, हमेशा क्या मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। जब यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ रही है तो शिक्षक का काम यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर शिक्षक का कोई काम नहीं है। सेंटर में कौन है, बच्चा, ठीक है, और टीचर कहाँ मिलेगा, बच्चे के पैरों में मिलेगा, ठीक है। ये आज की डेट के अंदर कंडीशन है, बट टीचर हावी हो जाते हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो आज की डेट के अंदर जो भी है पावर के अंदर वो बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, बिल्कुल हाँ, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है एज ए टीचर आपको, ठीक है, कि जहां पर बच्चा अपनी धारणा को व्यक्त कर सके कि बेटा देखो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर से संबंधित आप क्या कोई और चीज जानते हो, आपको इस क्लासरूम के अंदर कुछ और चीज दिख रही है इस चैप्टर से जुड़ी हुई। जैसे मान लीजिए मैं आपको बच्चों को कुछ लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो लाइट से बेटा क्या क्या चीजें चल सकती है, सर फैन चल सकता है, सर लाइट से देखिए ये आपका, ये हमारी और भी लाइटें खुली हुई है, ये चल सकते हैं। तो बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। देखिए जहां पर भी बच्चों को उपेक्षा करने की बात आ जाएगी, इग्नोर करने की बात आ जाएगी, मतलब टीचर में इतनी हिम्मत है कि उसको इग्नोर कर देगा या उससे जुड़ी किसी भी चीजों को इग्नोर कर देगा, नहीं कर सकता। आपको इग्नोर नहीं करनी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। अगर बच्चा चाहे सामाजिक रूप से कमजोर है, चाहे बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। तो देख रहे हो टीचर की क्या वैल्यू है, पेडागोजी के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है, बच्चे की है, जो भी कुछ सारी वैल्यू है, ठीक। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। सर जी शादी कब कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने कहा ना आपकी आपकी जो वो है ना धारणा है, उनको मैं प्रतिबंधित कर देता हूँ एज ए टीचर, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों की करनी चाहिए, आप बड़े बच्चे हो इसलिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो भाई आप लोग। नेक्स्ट आपका अभिकथन आपको दिया हुआ है, अजर्सन आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जो हमारा अभी चल रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों, जैसा आप लोगों की भ्रांतियां भी चल रही है माइंड के अंदर, बहुत सारी सीटेट से जुड़ी हुई, ठीक है, मुझसे जुड़ी हुई भ्रांतियां चल रही है, और वैकल्पिक अवधारणाएं, जो आप लोगों के अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग अवधारणाएं चल रही है, उनको साझा करने का अवसर देना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो पकड़ लेता हूं आप लोगों की अवधारणा को, क्योंकि यहां पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। और आप लोग कितने हो, कोई 20 का है, 25 का है, 30 का है, इससे भी ज्यादा है क्या, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने तो आपको कर दिया प्रतिबंधित, लेकिन एज ए टीचर आपको ये वाला काम नहीं करना। आपको हमेशा बच्चे की जो भ्रांतियां होती है, ठीक है, इनको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है। और एनसीएफ 2005 ने भी ये कहा है कि जो बच्चों की जो भ्रांतियां होती है, सीटेट के एग्जाम में तो जस्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि एनसीएफ 2005 ने जो बच्चों की जो भ्रांतियां हुए, तो इनको क्या माना है, भ्रांति को और इनकी अवधारणा को भोली भाली अवधारणा माना है। क्या माना है, भोली भाली अवधारणा इनको माना है। देखो छोटा बच्चा होता है, ठीक, जैसा आप लोग भी बच्चे हो, ये तो मैं मजाक में कहता हूं, आप लोग भी, मतलब मैं छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता हूं, क्योंकि आप लोग अभी अपना कोर्स कंप्लीट करके आए हो, तो आप लोगों को नहीं पता कुछ भी चीजें। सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट के एग्जाम के बाद आपको ये पता है कि भाई सीटेट के एग्जाम से मान लीजिए बहुत से बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई हमको जॉब लग गई, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सीटेट के एग्जाम तो पास के पता नहीं कितने लाखों बच्चे हैं जो आपसे पहले लाइन में लगे हुए, ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है जॉब का, जो कि निकले हुए कई साल हो गए, और फिर उस जॉब में होती है मारा मारी, उसमें होता है लाखों का कंपटीशन, और वहां होता है अच्छा खासा प्रेशर। तो आप लोगों की तो भोली भाली अवधारणा है, तभी तो इनसे अपने नाम दिया, भोली भाली अवधारणा होती है कि अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब सर हमारा पास करा देंगे सीटेट और हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जबकि सच्चाई क्या होती है, जबकि सच्चाई है बड़ी टफ सच्चाई है, बड़ा टफ कंपटीशन है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एज ए टीचर आपको क्या मानना है, हमेशा इनको महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है, हमेशा इसको महत्वपूर्ण मानना है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है, इनको दबाना नहीं है, इनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, ठीक। पहला यहां पर ठीक दिया हुआ है, अजर्सन यानी कि अभिकथन ठीक दिया है। अब तर्क इसमें यह दिया है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है, हमेशा आधारहीन नहीं होती, कि इनका कोई बेस नहीं होता। बेस भी होता है भाई आपका, जो मान लीजिए आप लोग कुछ तर्क दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तर्क के अंदर मतलब बेस जरूर होगा। मान लीजिए सीटेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, एक बार एटलीस्ट सीटेट का तो एग्जाम पास हो जाए, तो उसके बाद मैं दूसरे मेन एग्जाम को भी निकाल लूंगा।
या सीटेट का एग्जाम तो एक बार मेरा पास हो जाए, तो सीटेट के एग्जाम के बाद या मान लीजिए मेरे पास कुछ और स्कोप होगा, या मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट स्कूल में तो जाके, किसी एडेड स्कूल में जाके भी तो अपना कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ उसकी बातों के अंदर बेस होगा, तो हम उसको आधारहीन यानी कि बिना बेस की बात नहीं मान सकते। तो तर्क यहां पर गलत है, सिर्फ अजर्सन ठीक है, यानी कि का ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर यहां पर गलत है। ठीक है, तो हमको बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको क्या नहीं मानना, गलत नहीं मानना आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बात हो रही है यहां पर सीसीई की बात हो रही है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात हो रही है। देखिए सीसीई में जो आपकी एक टर्म आती है ये होती है आपकी कंटीन्यूअस, और ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, और ये होता है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपकी जो ये वर्ड है व्यापक, तो इसमें बच्चे के आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। ठीक है, जो आपका ये टर्म आ रही है व्यापक, तो इस व्यापक के अंदर बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। किसके? बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक, बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को ऐड किया जाता है। यानी कि जो बच्चे की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो बच्चा स्कूल के अंदर अपने सब्जेक्ट पढ़ता है उनको भी ऐड किया जाता है, जितने भी उसके सब्जेक्ट होते हैं, और जो उसके को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए बच्चा किसी गेम के अंदर इंटरेस्ट लेता है उसको ऐड कर दिया जाता है, किसी अपना कल्चर से संबंधित प्रोग्राम करता है, फंक्शन करता है, उनको यहां पर ऐड किया जाता है कि वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस उनके अंदर कर रहा है। तो ये सब चीज आपके कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंदर आती है कि एक ऐसे प्रकार का मूल्यांकन जो आपका निरंतर चलता है, यानी कि कंटिन्यूअस चलता है, और जिसमें बच्चे के सभी प्रकार के आपके मूल्यांकन किए जाते हैं, चाहे उसके शिक्षा से संबंधित हो, शैक्षिक से संबंधित हो, चाहे उसके आपके सह शैक्षिक से संबंधित हो। तो ये आपका जो सीसी होता है, सीडीपी में पूछा जाता है, ईवीएस में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, लैंग्वेज में पूछा जाता है, यानी कि आपका एक नहीं कई नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब यहां पर आपको बता रहा है कि सीसी को कौन यहां पर स्पष्ट करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन स्पष्ट करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। जी नहीं, ये तो कंटिन्यूअस होने वाला जो आपका आकलन होता है ये आपका सीसी होता है। ठीक है, उसके अलावा यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है। जी नहीं, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ होता है, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ। ठीक, जो आपका सीसी होता है 2009 में जिसका आपकी शुरुआत की गई, जिसको मैं आपको असेसमेंट वाले चैप्टर में पूरी तरीके से डिफाइन कर चुका हूं। कुछ कारणों की वजह से इस पर मतलब बाधा भी हो गई, रुक गया जो आपका। ठीक, उसके अलावा यह रचनात्मक रूप से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? क्रिएटिव रूप से सीखने को उपलब्ध कराता है, जो आपका सीसी होता है। और यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। ठीक है, किसका है आपका? ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। किसकी जगह? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह। असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने आपको क्या बताया था? वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप करा, जैसे मैंने आपसे चीटी वाला क्वेश्चन पुटअप करा कि बताओ चीटी के कितने पैर होता है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 दे रहा है। ठीक है, तो कोई सही देगा, कोई गलत देगा उसका। ठीक है, तो आपका तभी मैंने आपका असेसमेंट कर दिया कि देखो बच्चों को कितना आता है। तो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है पेडागोजिकल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, यानी जो आपकी पेडागोजी बच्चों को कराई जाती है, जो शिक्षा शास्त्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने पर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी जब बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ जाए, तब आपको बच्चों का असेसमेंट करना है। ये नहीं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब आपका असेसमेंट 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद करना है, तब वो असेसमेंट बढ़िया नहीं माना जाएगा। ये पेडागोजिकल अप्रोच यूज करनी है आपको इन असेसमेंट के अंदर, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज करना है पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक, तो यानी ऑप्शन है आपके यही दो। ठीक है, सी और डी, ये वाले ऊपर गलत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय, रमेश विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, साइंस को, अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। देखो क्या काम कर रहा है यहां पर,
सारी चीज उसने कर दी। वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है यहाँ पर चीजों का, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है और वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी कर रहा है, जो कि आपके एक साइंस के सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर दिया हुआ है वह किसको बढ़ावा देना चाहता है, वो आपको बताना है। तो रमेश काम तो सही कर रहा है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, जो टीचर है। अब आपको बताना है कि वह किसको बढ़ावा देना चाहता है। क्या वह वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा दे रहा है? जी हाँ, साइंटिफिक रीजन को बढ़ावा दे रहा है। उसके अंदर ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तार्किक चिंतन को, बिल्कुल साइंस के अंदर आपका लॉजिकल आपका थिंकिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब बच्चा इन सभी चीजों को करेगा तो बच्चे की तार्किक क्षमता बढ़ेगी बढ़ेगी। कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण याद करना, रोट मेमोराइजेशन करना, स्मरण करना, प्रत्यय स्मरण करना, ये आपको क्या बताया था मैंने, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा अनुकरण करना, यानी कि आपका पैसिव इमिटेशन, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है कि बच्चा जब आपका सिर्फ कॉपी पे कर रहा है और कुछ नहीं करना, तो कॉपी नहीं करना आपको किसी चीजों का, वो भी आपका पैसिव इमिटेशन, ठीक है। तो नकल नहीं करना कि टीचर पढ़ा रहा है बस उसको कॉपी करते जाओ, सुनते जाओ, अपनी खुद भी क्रिएटिविटी उसके अंदर करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहां पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपके पेडागोजी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक। ठीक है, आंसर आप लोगों के सभी के सही चल रही है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि विविध समूह के शिक्षार्थियों के शिक्षण के दौरान, विविध समूह जो आप लोगों का समूह है, आप जो भी बच्चे हो, ठीक है, आप लोगों का अलग अलग समूह है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बताओ क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक बात आपके जैसे दो डॉक्यूमेंट में भी बताई, या जो आप लोग जब टीचर बनोगे ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो। क्योंकि जो आपको अपना क्लासरूम देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको बहुभाषिकता वाला। कैसा मिलेगा? वो मिलेगा आपको अपना क्लासरूम बहुभाषिकता वाला, यानी कि मल्टी लिंग्वलिज्म वाला, जहां पर एक ऐसा क्लासरूम मिलेगा जहां पर आपको कई सारी भाषाओं वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। कोई आपका हिंदी बोलने वाला मिलेगा, कोई आपका तमिल वाला मिलेगा, कोई आपका कन्नड़ वाला भी मिल सकता है, कोई आपका मराठा वाला देखने को मिल सकता है। ऐसी भाषा वाले बच्चे देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी जो मतलब पोस्टिंग है आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिली, ठीक है, मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये पुट अप आपसे किया जाता है, एज ए टीचर आपको ये जो बहुभाषिकता है इसको आपको एक प्रॉब्लम के रूप में मानना है या इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना है? तो देखिए कभी भी आपको बहुभाषिकता को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं मानना, किसमें, एक समस्या के रूप में नहीं मानना, इसको आपको हमेशा एक उसको संसाधन के रूप में मानना है। देखिए संसाधन के रूप में कैसे मानना होता है, देखिए यहां पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे, हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला मराठा वाले से कुछ सीखेगा, मराठा वाला आपका कन्नड़ वाले से कुछ सीखेगा। तो यहां पर भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर आपका जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का आदान प्रदान देखने को यहां पर मिल रहा है, यानी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीख रहे हैं और भाषा के साथ एक दूसरे की वोकैब में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि वोकैब भंडार में उनके वृद्धि हो रही है यहां पर, ठीक है, वोकैब भंडार में वृद्धि हो रही है। जब भाषा का आदान प्रदान होता है ना, तो भाषा के आदान प्रदान के साथ साथ कल्चर का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि भाषा का और कल्चर का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ठीक है। जो हमारी भाषा होती है, क्योंकि भाषा इसमें आप लोग मान लीजिए जो भी बच्चा रहेगा उसकी मातृभाषा रहेगी, ठीक है, इसलिए बच्चे की जो मातृभाषा होती है एज ए टीचर आपको उसको सबसे महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है, उसको मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानना है। इनफैक्ट 8 क्लास तक तो आपको जो शिक्षण देना है अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपको बच्चे की मातृभाषा में देना है, ठीक है। तो बच्चे की मातृभाषा को और बहुभाषिकता को, इन दोनों को क्या मानना है, इन दोनों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है और अवसर ज्यादा प्रदान आपको करने हैं और हमेशा इसको एनकरेज आपको करना है, ठीक है। एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित आपको करना है, बच्चे की मातृभाषा को एनकरेज ज्यादा आपको करना है, ठीक है। अब जब ये आपका मातृभाषा बच्चा आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट आदान प्रदान करेंगे, वो बच्चा हिंदी बोलेगा, वो तमिल बोलेगा, वो आपका कन्नड़ बोलेगा, जब आदान प्रदान होगा ना तो उसके साथ में संस्कृति का यानी कल्चर का आदान प्रदान अपने आप ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्चर का यानी संस्कृति का प्रदान एक साथ आपस में हो जाएगा। तो एज ए टीचर आपको इन दोनों ही फैक्टर को हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, कभी भी इनको समस्या के रूप में नहीं मानना। अरे मुझे तो हिंदी आती है, अच्छा हिंदी वाले कौन है? रमेश है, राहुल है, सोहन है, रीमा है,
तुम ज्यादा एक्टिव रहा करो, तुम खड़े हो जाओ, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? मुझे खुद हिंदी आती नहीं। आपको बाकी के सभी बच्चों को सम्मान देना है, ये वाली अप्रोच आपको यूज करनी है एज ए टीचर, क्योंकि सभी बच्चे क्या है, सभी बच्चे आप लोगों के लिए इक्वल है, सभी बच्चे आप लोगों के लिए सम्मान है। आपको जो क्लासरूम के अंदर आपको विविधता देखने को मिलती है ना, और विविधता की जगह एक दूसरा वर्ड लिखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या देखने को मिलती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो आपको देखने को मिलती है ना, इस व्यक्तिगत विभिन्नता को भी आपको सम्मान देना है हमेशा। क्या देना है? इसको सम्मान देना है, और व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण देना है। कोई बच्चों को पढ़ने की स्पीड कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण बनाना है, किसी की पढ़ने की स्पीड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शिक्षण सेट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर दे दिया कि एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए विविध समूहों के अकॉर्डिंग, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग वो आपको बताना है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना बिल्कुल करनी चाहिए, चाहे बच्चा अमीर हो, गरीब हो, आईक्यू लेवल कम हो, ज्यादा हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, उसको सम्मान देनी चाहिए, पहला ठीक है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना जी नहीं, उसको किसी भी बच्चे की संस्कृति को अनदेखा नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे कल्चर से आ गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, अबे कैसा बन के आ गया तू, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। हर बच्चे की संस्कृति को सम्मान देना है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना बिल्कुल सही बात है, ऐसा कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना है। और बात यहां पर ऐसे कम्युनिकेशन की बात हो रही है बेसिकली जो आपको उसका बच्चे का मातृभाषा का होगा, कि जिससे बच्चा इजीली कंफर्टेबल हो जाए। अब कहोगे सर मान लीजिए बच्चा कन्नड़ में बोल गया और हमको तो हिंदी आते, फिर क्या काम करोगे? सीखो, ठीक है, ऐसा मत सीखो कि आपको वो वाली लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा तो सीख सकते हो ना, इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन आपको बच्चों के साथ करना है। अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर अप्रत्यक्ष निर्देश देते थे, अरे रामलाल के खड़ा हो जा, ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ा ले, ये वाला काम नहीं कर सकते। अरे वो कालू नहीं आएगा, कालू खड़ा हो जा ये वाले अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकते इस प्रकार से बच्चों को। अरे वो कल वो कौन सा था वो, अरे वो कल कौन सा था, इस तरीके से वो नहीं था यार, वो जिसकी पैंट फट रही थी, वो कल वो आया था। ये इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निर्देश, ऐसे निर्देश नहीं दे सकते। आपको मिले स्कूल के अंदर टीचर से ऐसे निर्देश मिले होंगे जरूर। अरे वो एक, अरे वो नहीं है एक वो लड़का सा यार, उसकी नाक बहती रहती है, कौन है वो? सर मैं हूँ। हाँ हाँ तू चल ये पढ़, चल पढ़ना शुरू कर दे, चलो भाई पढ़ो सारे। तो ऐसे जो अप्रत्यक्ष निर्देश है ना, वो टीचर को कभी नहीं देने। विद्यार्थियों को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी व लचीलापन देना बिल्कुल सही बात है। बच्चों को क्या देनी है? ऑटोनॉमी देनी है, कि बेटा मतलब आके चैप्टर पढ़ाइए, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करिए और 10 बार पढ़िए। तो ऑटोनॉमी की तरफ लेकर जाना, ताकि बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाना। अगर ऐसे ऐसे डायलॉग मार दिए जिसकी नाक बहती हो या जो इसकी पैंट बेचारी की फट रही हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा? हीन भावना का शिकार हो जाएगा, यार मेरे टीचर ने तो धज्जीकरण कर दिया मेरा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि ऑप्शन आपके फर्स्ट सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा आपका। गलत वाले दो है भाई आपके, सेकंड और फोर्थ आपके गलत है, बाकी आपके ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना किसके जो टीचर थे किसने क्या क्या नाम निकाले हुए, क्योंकि मुझे इतना जरूर यकीन है जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो हर किसी ने किसी ना किसी टीचर का नाम जरूर निकाला होगा। हमने खुद निकाले हुए, हमने अपने सारी जो मैडम थे उन सभी के नाम निकाले हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने सभी टीचर के नाम निकाले होंगे, जो भी आपके टीचर थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो आप लोगों के भी नाम निकाले होंगे आपके टीचर ने, जो भी आपके नाम निकाले होंगे एक दो नाम बता सकते हो जरा कुछ खतरनाक सा? ठीक है सर, जब आप पढ़ाते हो तो सही हो जाता है, उसके बाद सही नहीं लगते हैं। अच्छा देखो देखो, ये डिफरेंस होता है। जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाता है ना, तो ऑटोमेटिक सही लगते हैं, लेकिन जब आप घर पर प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे, सही लगेंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस से जाएगी वाली चीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। ठीक है, ठीक है, हम नहीं निकाले सर। अच्छा आप सी देते। कालू, कालू तो कॉमन है। भालू, पतली मूछ, मरखौआ, तू नीरमा। अच्छा बहुत खतरनाक नाम है भाई कोई गाली वाली तो नहीं दिख रहा है कभी यहाँ से गाली निकल जाए कोई, क्योंकि दो चार नाम तो बड़े खतरनाक दे रखे हैं। ठीक है, घट्टू सर फिजिक्स, भाई कौन है घट्टू सर? इनके कोई बच्चे बच्चे ना आ जाए क्लासरूम में। चलिए देखिए इसके ऊपर नजर डालते हैं।
निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है, जेंडर वाइज का। अब देखिए, आप लोग पेडागोजी पढ़ रहे हो। अब पेडागोजी के लिए मैंने बताया बच्चे को अपना बच्चा मानकर को आंसर देना है। यानी बच्चे के अंदर आपको चाहे बच्चा लड़का हो या चाहे बच्चा लड़की हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं रखना। दोनों को आपको इक्वल रखना है, दोनों को बराबर रखना है। अच्छा, मेरा नाम तो नहीं निकाला ना किसी ने, नजर रखियो इनके ऊपर, बताइए कि इसने नाम निकाला हो तो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों को दोनों को आपको इक्वल रखना है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखना, ठीक। लेकिन एज ए टीचर कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे लड़कियां जो रहती है बड़ी नाजुक होती है, या लड़के जो रहते हैं बड़े ताकतवर होते हैं, जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित होते हैं, मतलब जो पूर्व धारणा है पहले से चली आ रही है, या जहां पर टीचर खुद बढ़ावा देता है ऐसी चीजों को कि नहीं तुम रहने दो, ये काम तो लड़के करेंगे, लड़कियां करेंगे। जहां पर एक क्वेश्चन दे दिया कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, क्यों लड़कियां शोर नहीं मचाती? हमारी क्लास में लड़कियां बहुत शोर मचाती थी, लड़ती थी, चोटियां पकड़ती थी एक दूसरे की, ठीक है, बहुत खूनी लड़ाई होती थी, ठीक है, लड़कियों की होती थी भाई, हम तो बीच में भी नहीं आ सकते थे, इतनी खतरनाक लड़ाई होती थी, मार देती हमें भी बीच में आके, ठीक है। तो लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, इसकी जगह ये आ जाता था बच्चों तुम शोर मचाते हो, या लड़के और लड़कियां तुम शोर मचाते हो, यहाँ पे ऐसा आ जाता। तो इसने दे दिया लड़कों को, तो खाली लड़कों को बदनाम कर दिया इसने। तो लड़कों बताओ भाई ये सही थोड़ी है, यहाँ पर लड़कियों भी आना चाहिए था ना, या यहाँ पर आता बच्चों, या यहाँ पर आता विद्यार्थियों, इस तरीके से आ जाता। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट दिखा रहा है? ये स्टेटमेंट दिखा रहा है आपके जेंडर वाइज को, यानी लिंग पूर्वाग्रह को दिखाना है। और यहाँ पर बात हो रही है दोनों जेंडर को आपको इक्वल मानना है, ठीक है, तो दोनों को बराबर आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ इसने कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, ऐसा देना चाहिए था। लड़कों लड़कियों चलो हम सब एक साथ खेले, ये देना चाहिए था। या विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हो, ऐसा देना चाहिए था। यहां पर तो सीधा लड़कों को बोल दिया, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लड़कियां नहीं मचाती, लड़कियां आराम से थोड़ी बैठती है, पूछ के देखो लड़कियों से कितना शोर मचाती है, ठीक है, खूब आपस में लड़ाई भी करती है घनघोर। तो ये ऐसा जेंडर वाइज आपको एज ए टीचर नहीं रखना, दोनों को हमेशा इक्वल मानना है, बराबर में आपको मानना है, ठीक है। और एज ए टीचर जेंडर वाइज के लिए, जेंडर खत्म करने के लिए जितना हो सके आपको अपने एफर्ट लगाने हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लड़का बहुत चालाक है भाई, तू भी चालाक है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चलो देखते हैं भाई किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, कि बच्चा उस सीखने को लिए तत्पर है भी या नहीं है। अब मान लो मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं और आपका पढ़ने का मन नहीं है, कि सर आज हमारा मन नहीं है पढ़ने का, और मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर रहेंगे, और भाई रीना क्या चल रहा है, बस भाई मोहनलाल ठीक चल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लगे रहेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए सर जी बस भी करो, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे। तो सीखने के लिए आपको बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, आपको सीखने के लिए बच्चों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तत्पर करना पड़ेगा। फिर मैं पता है क्या कहूंगा, बेटा ये चैप्टर आएगा सीटेट के एग्जाम में 100 नंबर का, इसी से आपका पेपर पास हो जाएगा। अरे भाई रीना तू कल मिलेंगे, ठीक है मोहनलाल कल मिलेंगे भाई, या पेपर के बाद मिलेंगे, 100 नंबर का चैप्टर आएगा भाई, इसको कर लेते हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर एकदम एक्टिवनेस आ जाएगी। ऐसे छोटे बच्चों को आपको एक्टिव करना है। आपको छोटे बच्चों को क्या काम करना है, पढ़ाने से पहले उनको एक्टिव कर दो, कि बेटा कुछ टीएलएम का यूज कर दो, कुछ ऐसी चीज ले आओ क्लासरूम के अंदर, उनको दिखा दो कि बेटा देखो आज ये चैप्टर पढ़ाएंगे, देखो इस चीज के माध्यम से पढ़ाएंगे, छोटा बच्चा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा सर ये क्या चीज लेकर आ गए, सर दिखाना में भी ये वाली चीज। तो बच्चों को आपको पहले तत्पर करना है पढ़ाने के लिए। यही तो पेडागोजी के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो पहले बच्चों का अटेंशन आपको जाहिर करना है पढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको आपको क्या काम करना है, अटेंशन जाहिर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जारी रखना है। देखो बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, ठीक है, किस अपनी समाज से आ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे समाज से आ रहा है, ऐसी संस्कृति से आ रहा है जो थोड़ा मतलब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, स्कूल के कल्चर से संबंधित नहीं है और थोड़ा बैकवर्ड है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। थोड़ा आगे बैठा लीजिए कि बेटा आपको समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल तरीके से बात करिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली, बच्चों से पूछ लीजिए कि बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको करने के 3 तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है, एक टीएलएम से करने का तरीका है, और एक में एक्टिविटी करके तरीका है। देखो मैं भालू बन के बताऊंगा, भालू बन के या इस एक्टिविटी करके बताऊंगा, कौन सा करोगे? बच्चे कहेंगे सर जी आज आप भालू बनो, भालू करके बताओ एक्टिविटी से। तो अधिगम शैली कौन सी आप यूज कर रहे हो पढ़ाने के अंदर, ये मेन रखती है।
तो आपको बनना पड़ेगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपके आंसर कौन से हो जाएंगे, तीनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को कोई भी आप कंसेप्ट बता रहे हो ना, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझसे तो उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, मैं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, इतने बड़े बच्चों के लिए भालू थोड़ी बता सकते हैं कंसेप्ट के लिए, ठीक है। ये आंसर आपके सही हो जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये चीजें करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ये भी चीजें कराया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड वीडियो में, हाँ वो लाइव अपने आप ही रिकॉर्डेड चली जाती है, उसको आप लोग देख लिया करो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक। एग्जाम से पहले आपका कोर्स वो कंप्लीट होकर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है, ठीक ठीक है। जी लड़कियां टीप रही है, पता नहीं भाई क्या क्या लिख रहा है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को मान रही है। अब यहां पर बेसिकली कोई लड़की है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं बन रही है विज्ञान के अंदर, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है जिसको मान रही है, यहां पर जो रूही नाम की जो लड़की है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला यहां पर पर्यावरण कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए रूही बेसिकली यहां पर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन वो कर रही है, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो एनवायरमेंट फैक्टर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मान लो उसके घर वालों ने परेशान करा हो कि भाई ज्यादा दबाव दे दिया हो या टीचर ने सही नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि इसके अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना उसने एक सब्जेक्ट के अंदर, तो इसको तो हम नहीं मान सकते। योग्यता की कमी, इसको भी नहीं मान सकते, वरना यार इसके अंदर तो नंबर सही लाई है वो साइंस के अंदर। कोशिश की कमी, लैक ऑफ एफर्ट, कोशिश उसने उतनी अच्छी प्रकार से नहीं करी, तो लैक ऑफ एफर्ट इसको माना जाएगा। और एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी ज्यादा ज्यादा कोशिश कराइए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा उसके साथ वर्क करिए। कठिन भाग्य, भाग्य को सबसे लास्ट में दोष दिया करो, जब सब चीज खत्म हो जाए तब सबसे लास्ट में भाग्य को कोसा करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती। देखिए किसको प्रस्तावित नहीं करती, यह सीखना कि कैसे सीखना है इसको प्रस्तावित करती है, कि लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो पेडागोजी आएगी, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि पेडागोजी को पहले ये देखिए करना कैसे होता है। पेडागोजी के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर चाहिए। पेडागोजी के लिए आप लोग क्या काम करिए, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आंसर दीजिए। पेडागोजी के लिए डेली आप लोग मेरी यूट्यूब पर क्लास देखिए, या अगर आपको सारी चीजें डिटेल में चाहिए तो आप लोग भाई यूट्यूब मेरा एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स ले लीजिए, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि ये चीज अगर आपको करनी है तो ऐसे ऐसे करिए। तो सीखने से पहले आप लोग ये देखिए कि सीखने को किस प्रकार से सीखा जाए, ये नहीं कि सीधा कुछ भी उठाने पड़ गए, कुछ भी पढ़ने बैठ गए, बस पढ़ते जा रहे पढ़ते भी जा रहे, नहीं, एक स्ट्रेटेजी बनाइए पहले पढ़ने की। तो इस बात को कहता है आपका एनईपी 2020 भी, और इसी के थ्रू हमको बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है, कि पहले एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके थ्रू उसके बाद फिर आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी जी नहीं, कंटेंट में बढ़ोतरी नहीं, कंटेंट में कमी की बात करता है, लचीलेपन की बात करता है कौन, एनईपी 2020 भी। देखिए जो आज के टाइम में जो एजुकेशन चल रही है वो ज्यादातर आपका नो बैग डे पॉलिसी की तरफ जा रही है, मतलब ज्यादा बैग की तरफ हमको नहीं जाना, ज्यादा बैग लोड कर दिए, सारी किताबें उसके अंदर बढ़ रही है। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, सारे सब्जेक्ट की क्लास डाल दी, जो कल हमने सब्जेक्ट पढ़े कॉपी लिए वो कॉपी भी आज डाल दी, क्यों, कॉपी चेक करानी स्कूल के अंदर, ठीक है। तो अब तो खाली स्कूल के अंदर लॉकर बनने हैं, और ये प्रावधान हो जाएगा, जैसे आज मान लीजिए हमने कोई कॉपी चेक कराई तो वो कॉपी स्कूल के अंदर हम लॉकर के अंदर डाल देंगे, ताकि बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। तो कंटेंट को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कि कंटेंट तो कम रखिए बट क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान रखिए, इस चीज पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, और हमको नेगेटिव ही देखना है, ये तो पहला पॉजिटिव है। 360 डिग्री में समग्र प्रगति कार्ड यानी कि रिपोर्ट कार्ड, एनईपी 2020 ने कहा है, जैसे हमको जो स्कूल के अंदर हमारा प्रोग्रेस कार्ड मिलता था, मिला है ना आपको, जिसके अंदर आपके नंबर मिले रहते थे, किसी को 50 60 70, किसी को ज्यादा भी मिले होंगे, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस कार्ड मिलता था, अब जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा वो मिलेगा 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चे के आपके तीनों आयाम को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तीनों आयाम कौन कौन से जरा बताना,
जिसमें बच्चे के आपके ज्ञानात्मक पक्ष को भी शामिल किया जाएगा, भावात्मक पक्ष को भी, और आपके क्रियात्मक पक्ष को, तीनों ही पक्ष को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चे के ज्ञानात्मक, जिसमें बच्चे के भावात्मक और जिसमें बच्चे के क्रियात्मक, इन तीनों ही पक्षों को शामिल किया जाएगा। जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो हमारे सिर्फ एक पक्ष को शामिल किया जाता था, वो था हमारा कोग्निटिव। ठीक है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। स्कूल के अंदर गए, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद सीधा हमारी रिपोर्ट कार्ड आती थी कि उसके बाद पता चलता था ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसके बाद वालों का कुछ पता ही नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद ताने मिलते थे, देखो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तेरा कुछ नहीं है। ठीक, दूसरा भावात्मक पक्ष, यानी कि आपका अफेक्शन। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है ना तो उसके इमोशन भी जुड़े होते हैं। आप लोग यहाँ पर अगर पढ़ने आए हो ना तो आपके यहाँ पर इमोशन जुड़े हुए हैं कि हमको सीटेट का एग्जाम पास करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कुछ करके दिखाना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो आप लोगों के क्या इमोशन जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो। ठीक है, तो आपका भावात्मक पक्ष को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा इस वाले रिपोर्ट कार्ड के अंदर, जो बच्चों को अब दिया जाएगा कि बच्चा किस प्रकार के इमोशन यहाँ पर दिखाता है। क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, यहां पर अफेक्शन हो गया, और यहां पर आपका क्रियात्मक पक्ष यानी कि आपका साइकोमोटर डोमेन, कि बच्चा स्कूल में जब जाता है ना तो स्कूल में जाने के बाद अपना दिमाग और दिल के साथ साथ अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करता है, गेम खेलता है, कुछ और एक्टिविटी में शामिल करता है, कुछ प्रोग्राम करता है 26 जनवरी 15 अगस्त पर। उन चीजों को भी ऐड किया जाएगा कि बच्चा इन चीजों के अंदर कितना इन्वॉल्व है। तो इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर इनको भी ऐड किया जाएगा। ये तो कैप बन गया CAP। ठीक है, CAP, तो इसको याद कर सकते हो कैप के नाम से, CAP कैप बन गया है। तो ठीक है, तो इस 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड के अंदर इन बच्चों के इन तीनों पक्ष को ऐड किया जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र का मूल्यांकन, देखिए जहां पर भी बात आ जाएगी मानकीकृत की बात आ जाएगी, उसको देखते गलत काट देना। मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत टेस्ट, मानकीकृत आकलन, कुछ भी आपको XYZ अगर मानक की बात आ जाएगी आपको गलत काट देना, क्योंकि मानक की बात आ जाएगी तो वहां पर बात आ जाती है तुलना करने की। ठीक है, हमने कोई मानक सेट कर दिया, हमने एक मानक सेट कर दिया 150 में से जो बच्चा 90 नंबर लेकर आ जाएगा, 90 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा, 90 से नीचे वाला फेल हो जाएगा, 90 से ऊपर वाला पास हो जाएगा, 90 वाला अपना पास हो जाएगा। अगर किसी के 89 आ गए वो भी तो लगभग पास ही माना जा रहा है, या 100 में से किसी के 33 में से 32 आ गए वो भी तो लगभग पास माना जा रहा है। तो मानक की जहां पर बात आ जाएगी समझ जाना वहां पर बच्चों के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना करनी है, और हमको किसी भी बच्चों के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना नहीं करनी। ठीक है, तो इसलिए मानक को हमेशा आपका नेगेटिव वर्ड माना जाता है, नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है आपका। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दो आपके नेगेटिव है और ये दो आपके पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, ये दो आपके सेकंड और फोर्थ आपके नेगेटिव है, कहा गया आंसर, ये फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा था, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मत सुनिए, पूरा डिटेल में सुनिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछी गई जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, जो बच्चे देख नहीं पाते, अब बताइए जी टीचर आप क्या काम करोगे, जो बच्चे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते या सही प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों के मामले में सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब बताइए आप लोग ऐसे बच्चों के संदर्भ में क्या करोगे। जितना अधिक संभव हो अधिक से अधिक सूचनाएं दोगे। जो बच्चा देख नहीं पाता सिर्फ उनको सूचना देकर आप लोग काम चला दोगे, जी नहीं। सूचना देने के बाद भी आगे लिखा है श्याम पट पर लिखनी चाहिए, तब भी नहीं होगा। अगर सूचना भी दे दोगे तब भी बात नहीं बनेगी, और इसके अलावा श्याम पट पर लिख दोगे तब भी ऑप्शन सही नहीं बनेगा। अगर खाली सूचना भी दे देते तब भी नहीं था, मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं, श्याम पट पर लिखनी चाहिए। यार जो बच्चा देख ही नहीं सकता तो श्याम पट पर लिखकर कैसे काम करा दोगे, जब बच्चा देख नहीं पाता, तब भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, अगर यह बाधित की जगह कह दिया जाता ना शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सही हो जाता। जो बच्चा देख नहीं पाता तो ऐसे TLM का यूज करो, तो जो बच्चा जिसको सुनाई दे सके, जैसे मान लीजिए आपने रेडियो का यूज कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने CD का यूज करा, कैसेट का यूज करा, तो बच्चा अगर देख नहीं पाता कम से कम सुनकर तो चीजों को अपना महसूस कर सके। ठीक है, मान लीजिए टीचर है, टीचर अगर मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो टीचर क्या काम करे, बोल बोलकर बच्चों को चीजों को समझाए, सुनाए, तो बच्चा कम से कम सुनकर तो एब्जॉर्ब करेगा, सुनकर तो एक्वायर करेगा नॉलेज को। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बाधित की बात कह दी। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेरित करना चाहिए, इसको कह सकते हैं आप लोग कि जो भी लिखित सूचनाएं टीचर ने लिखी, जैसे ये चीज लिख दी और कोई बच्चा मान लीजिए देख नहीं पा रहा, तो इन सूचनाओं को बोल बोल कर करवाए, जो कि इससे पहले भी मैंने आपसे बात की
कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसके बारे में ये वाली बात कही जा रही है, तो बच्चा कम से कम सुनता जाएगा चीजों को और नॉलेज को ग्रहण करता जाएगा। तो एज ए टीचर ये वाला काम आप कर सकते हो। आंसर ये थर्ड सही हो जाएगा। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देना चाहिए। जी नहीं, केवल आ गया तो केवल आ गया, मतलब 90% आपका ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बताई है कि जो भी आपके स्कूल के अंदर बच्चे हो और खासकर आपके दिव्यांग बच्चे हो, उनके साथ आपको सहानुभूति नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी? उनके साथ आपको सहानुभूति नहीं रखनी, उनके साथ आपको समानुभूति रखनी होती है। क्या रखनी होती है? उनके साथ आपको समानुभूति रखनी है, यानी कि आपको उनके साथ एम्पैथी रखनी होती है। ठीक है, उनके साथ आपको एम्पैथी रखनी होती है, ना कि सिंपैथी रखनी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक, थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई, उसके बाद बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, सी टेट का क्लास चल रहा है भाई आपका। अच्छा, बीपीएससी का ले लिया सी टेट की जगह। भाई ये रोज ही कुछ ना कुछ आते रहते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपका क्लास करवा देंगे वो। ये कैसे गलती से आप कोर्स ले लेते हो, सी टेट वाले बीपीएससी का, बीपीएससी वाले सी टेट का। ठीक है, 13। 13 में क्या हुआ भाई? 13 13 13 13 13 पो 13 में पॉजिटिव क्या है? 13 में नेगेटिव पूछा है भाई, प्रस्तावित नहीं करती। नेगेटिव पूछा है भाई, पॉजिटिव कहाँ पूछा है? नेगेटिव पूछा है। तो इसमें नेगेटिव के आंसर तो नेगेटिव आएंगे। ये तो आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव हो गया था, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव ये आंसर हो गया आपके सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ हो गए ना आपका आंसर, फर्स्ट आंसर सही हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। कौन से पर था? इस वाले पर था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। बताइए, सबसे कम केंद्रित, सबसे कम फोकस किस पर होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग? वो आपको बताना है। मैंने कहा ना, बड़ा महत्वपूर्ण आपके दो डॉक्यूमेंट, एनसीएफ वाला और एनईपी 2005 वाला, 2020 वाला। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास। देखिए, एनसीआर 2005 कहता है कि जो भी आपकी वोकैब होती है, खासकर जो आपकी मैथमेटिकल वोकैब होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग को जोड़ पढ़ा रहे, घटा पढ़ा रहे, गुना भाग जो भी पढ़ा रहे, अगर आपको वोकैब ही नहीं पता, ठीक है, आपको जोड़ का मतलब ही नहीं पता, तो बच्चों को क्या पता कि जोड़ पढ़ा रहे, घटा पढ़ा रहे हैं। आपको घटा ही नहीं पढ़ा, सब्सट्रैक्शन नहीं पता, तो बच्चों को क्या पता चलेगा? तो वोकैब की नॉलेज तो दोगे ना बच्चों को। तो भाई वोकैब की नॉलेज यानी वोकैब का विकास तो होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव आपका। इसने पूछा सबसे कम केंद्रित किस पर होना चाहिए? दिक स्थान संबंधी समझ का विकास होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, इसको ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है कौन? आपका एनईपी 2000, एनसीएफ 2005, दोनों एक साथ आ गए ना। देखिए, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर भी बता चुका हूं कि जब आपका अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना की जा सके, अमूर्त तथ्यों के आधार पर इमेजिनेशन की जा सके, वो आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होता है। जिसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था कि जब ठेकेदार को बुला लेते हैं, हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। जैसे मान लीजिए यहां पर तो जोड़ पढ़ा रहे हैं कि बेटा ये 2 उंगली है, ये 2 उंगली है, जुड़ गई तो कितनी होगी? 4 उंगली होगी सर। ठीक है, अब मैंने कहा कि बेटा 2 + 2 कितने होते हैं? सर 2 + 2 4 होते हैं। तो यहां पर कौन सी इंटेलिजेंस को, कौन सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, यानी दिक स्थान संबंधी समझ को बढ़ाया। ठीक है, यानी बिना कॉन्क्रीट चीजों को अमूर्त तथ्यों के आधार पर कल्पना को मैंने बढ़ाया। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की बात आपका इंचप भी कहता है। प्रतिमान यानी प्रतिरूपों के पहचान की बात करता है, पैटर्न्स की। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है क्लासरूम के अंदर, इसको गलत मत बताना कोई भी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आज। ठीक है, पैटर्न तो खुद आपके इसमें एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दिया हुआ है पैटर्न का। ठीक है, पैटर्न का चैप्टर जिसको मैं बार बार बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न है कि ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, और उसके बाद अब बताओ आगे क्या आएगा। तो इस प्रकार का कोई पैटर्न बना के दे दिया। अब बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं ना, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। तो इसको तो बढ़ाने की ज्यादा बात करता है कौन? एनसीएफ 2005 भी, और इसको एज ए टीचर आपको बढ़ावा भी देना चाहिए।
समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियां कौन सी? एल्गोरिथम मेथड। देखिए एल्गोरिथम मेथड आपका क्या करता है? एल्गोरिथम मेथड बढ़ाता है आपका ड्रिल और प्रैक्टिस को, और ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से क्या होती है? रोट लर्निंग। और रोट लर्निंग आपको बच्चों को करानी है? जी नहीं, रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करानी। हमको तो बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बढ़ानी है, ठीक है। रोट लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम मेथड के अंदर क्या होता है? यही आपका एल्गोरिथम मेथड के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, जिसका मेथड मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मान लीजिए जोड़ घटाई आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए जोड़ घटाई बच्चों को आप पढ़ा रहे हो 20 प्लस 40। तो बच्चा, मैं आप बार बार एग्जाम्पल यही देता हूं आपको कि बच्चा अगर जोड़ेगा तो सबसे पहले लेफ्ट से जोड़ना शुरू करता है, 4 और 2 6 और इधर से 0, जबकि जोड़ना किधर से चाहिए? सीधे हाथ से, ठीक है। तो टीचर आके बता देता है बेटा इधर से जोड़ो आप सीधे हाथ से, तो बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है वो, ठीक है। तो बच्चों को जोड़ने दो, क्योंकि बच्चा क्या काम करेगा? गलती करेगा। बच्चा क्या काम करेगा? गलती करेगा। और गलती क्या होती है? गलती बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और गलती महत्वपूर्ण के साथ साथ क्या होती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती है। किसका होती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है, और जिसको आपके एनसीएफ 2005 ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है इसको, ठीक है, कि करने तो बच्चों की गलती है जो वो कर रहे हैं, ठीक। इसलिए एल्गोरिथम मेथड को आपको हमेशा नेगेटिव मानना है, ठीक है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को यानी उनके एक्टिव रोल को कम महत्व देती है? बताओ वो कौन सी होगी? पहला लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। देखिए व्याख्यान विधि बेसिकली क्या होती है? आपकी टीचर सेंटर्ड होती है। कैसी होती है? आपकी टीचर सेंटर्ड होती है। मतलब जो आपकी जिसमें जो एक्टिव रहता है वो एक्टिव रहता है, आपका टीचर एक्टिव रहता है। क्या रहता है? टीचर एक्टिव रहता है। जैसे मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं? मैं लेक्चर मेथड का यूज कर रहा हूं। मैं यहां से आपको क्या काम कर रहा हूं? यहां से आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे आज आपको पूरी पैडागोजी समझा रहा हूं। ऐसे पैडागोजी को सोल्व करते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैडागोजी को यहां से सोल्व कर रहा हूं, और पैडागोजी को सोल्व करके आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग उसको आराम से सुन रहे हो, बीच बीच में थोड़ी एक्टिविटी भी कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या यूज कर रहा हूं? मैं आपका लेक्चर मेथड यूज कर रहा हूं। ये आपकी प्राइमरी में यूज नहीं करी जाती, ये बड़ी क्लासेज में आपकी यूज करी जाती है, आपका लेक्चर मेथड। लेकिन यहां पर जो आपकी कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को कम महत्व देती है? तो भाई मेरी वाली में तो कम महत्व नहीं देगी, क्योंकि बड़ी क्लास वाले बच्चों के लिए यूज होती है, लेकिन छोटी क्लास वाले बच्चों के लिए कम महत्वपूर्ण होती है लेक्चर मेथड। छोटे बच्चों को आप लेक्चर देते जाओ, पढ़ाते जाओ। देखो मान लीजिए प्लांट, वो है क्या नाम है, ये कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो कि ये टॉपिक है, ऐसे है वैसे है, नहीं सीखेगा। क्योंकि छोटे बच्चों को जो चीज सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है एक्टिविटीज के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, तो तब उस चीज को सीखेगा, ठीक है। तो पहला नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर आपका नेगेटिव से हो जाएगा। पूछताछ आपका पॉजिटिव है, चर्चाएं, खोज करना, ये सब आपका पॉजिटिव के अंदर आपका आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है, वो आपको बताना है। जैसा आप लोगों की पूर्ति है, सर जी मुझे तो बस मॉक टेस्ट दे दो, सर जी मुझे तो बस आपके नोट्स दे दो, सर जी पूरा कोर्स दे दो, सर जी यूट्यूब पर ये चीज डिटेल में करा दो, सर जी यूट्यूब पर ये वाला टॉपिक करा दो। भाई आप लोगों की पता नहीं कितनी अलग अलग आवश्यकता है, ठीक है। तो इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? अब देखो भाई पूर्ति कैसे की जा सकती है। श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, क्या दे दो? अपना श्रेणी के अकॉर्डिंग कार्य दे दो। अब कार्य कैसे दे सकते हैं भाई? अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हो भाई यूट्यूब से पढ़ लो, टॉपिक देखने पुराने टॉपिक देख लो, सर्च कर लो यूट्यूब के ऊपर, और साथ के साथ प्रैक्टिस करा रहा हो ये देख लो। अगर आपको भाई कंटेंट चाहिए, सारे चैप्टर, वो सारे सब्जेक्ट और सारे डिटेल में आपको चीजें चाहिए, बैच में जाकर पढ़ना चाहते हो भाई वहां से पढ़ लो। तो यहाँ पर आपने बच्चे बांट दिए उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके आर्थिक स्तर के अकॉर्डिंग, सब प्रकार से कर दिए। जिसकी जो मर्जी है भाई अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो तभी उसी प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मानक आ गया नेगेटिव, देखते गलत काट दो। केवल तो वैसे 90% है कि केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। अगर आप में से मैंने सिर्फ सामान्य उठा लिए, बेचारे लो वाले कहां चले जाएंगे? वो तो कहेंगे सर हमारे ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे, हमें तो आपने छोड़ दिया। उनको नहीं छोड़ सकते ना, छोड़ तो आप में से किसी को भी नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा।
विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। आप लोगों को अगर इग्नोर कर दिया तो आप लोग मुझे इग्नोर कर दोगे, ठीक है, तो इग्नोर तो कर नहीं सकते किसी को। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, इग्नोर तो करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए। बताइए सीखना होना चाहिए, किस प्रकार का सीखना होना चाहिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वो आपको बताना है। रिकॉल बेस्ड, स्मरण आधारित, पहला ही ऑप्शन गलत है, स्मरण आधारित। टेक्स्ट बुक आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जी नहीं। स्मरण क्या जगह आ जाएगा आपका समझ आधारित। पाठ्य पुस्तक की केंद्रित की जगह आ जाएगा आपका बाल केंद्रित, और उसकी जगह अनुभवात्मक आपका आ जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एनईपी 2020 के अंदर चैप्टर नंबर 4 आपको दिया हुआ है, जहां पर दिया हुआ है आपका पेडागोजी इन स्कूल, ठीक है, पेडागोजी इन स्कूल एंड एजुकेशन के बारे में बात की हुई है कि जो आपके स्कूल के अंदर पेडागोजी होनी चाहिए, किस प्रकार की पेडागोजी होनी चाहिए। वहां पर कई सारे वैसे पॉइंट आपको दिए हुए, ये तो थोड़ा ऊपरी ऊपरी मैं आपको बता रहा हूं। तो पेडागोजी को वहां पर मतलब दिया हुआ है जितना वहां पर लेवल होना चाहिए, हालांकि जितना मैं आपको क्लास समझा रहा हूं इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो वहां पर दिया हुआ है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि आपकी अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हो अनुभवात्मक, आप लोग इसको कह सकते हो शिक्षा भी कह सकते हो, या अनुभवात्मक अधिगम भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर जब बात आती है अपने अनुभवों द्वारा सीखना, ठीक है, अपने अनुभवों द्वारा सीखना, अपने अनुभवों द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद करके सीखना। जब आदमी खुद करके किसी काम को सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है, वो होती है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जैसे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सब चीजें कर रहा हूं, बट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, पीवाईक्यू नहीं लगाओगे, तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये कौन सी लर्निंग हो जाएगी आपकी, ये लर्निंग हो जाएगी आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगी आपकी, यानी कि अनुभवात्मक आपकी अधिगम हो जाएगा। यहां पर क्या काम कर रहे हो आप खुद करके सीख रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो खुद करके सीख रहे हो। ठीक उसी प्रकार से छोटा बच्चा भी जब खुद करके सीखता है, खुद प्रैक्टिस करके सीखता है, तो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जिसको बढ़ावा देने की बात आपका एनईपी 2020 करता है। अभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी, मतलब क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें तब मैं इसको आपको कराऊंगा। आंसर इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुविधा वंचित समूह से, वो समूह जो सुविधा से वंचित है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, ऐसे समूह से वंचित है अगर कोई, उनसे संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में, ठीक है, यानी उनका आपको इंक्लूजन करना है, बाकी दूसरे बच्चों के साथ आपको सभी प्रकार से उनको एजुकेशन देनी है, उनको संसाधन देने हैं, तो उनमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न हो सकता है। बताओ भाई किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा, वो आपको बताना है। पहला, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, मतलब कुछ इस प्रकार के बिलीफ बने हुए या स्टीरियोटाइप बने हुए जो पहले से प्रचलित है। अब मान लीजिए कोई ऐसे प्रकार से वंचित समूह से आ रहा है, ठीक है, या बहुत पिछड़े वर्ग से बच्चा आ रहा है, तो वहां पर कुछ बिलीफ बने हुए हैं स्टीरियोटाइप के, अरे तुम यहां पर कहां से आ गए, ठीक है, तुम तो भाई पहले तो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं पढ़े, अब यहाँ पर कहां से आकर पढ़ रहे हो, तुम तो कुछ अपने वही काम करो जो पुश्तैनी काम करते थे, ठीक है, तुम तो अपने मतलब जो भी करते थे, भेड़ बकरियां चरा लो या पहाड़ों पे घूम लो, ठीक है, तुम कहां से पढ़ने आ गए, ठीक है, इस तरीके की मतलब उल्टे सीधे स्टीरियोटाइप जो बने हुए हैं, इस प्रकार के कमेंट उनको पास कर दिए। तो भैया आपके क्या काम करेंगे, उनके समावेशन में हेल्प करेंगे या उनको बाधक बनेंगे, तो ये अवरोध डालेंगे। और एज ए टीचर आपको इस प्रकार से ना तो क्लासरूम में किसी को करवाने हैं ना खुद करने हैं। तो रूढ़िबद्ध और स्थापित जो धारणा है ना, जो आपके स्टीरियोटाइप इस प्रकार के बने हुए हैं, ये आपके अवरोध डालेंगे बच्चे के इंक्लूजन में। बच्चे में क्या आ जाएगी, हीन भावना कि यार दूसरे बच्चों से हम अलग है, हम मतलब इनकी दुनिया से अलग है बिल्कुल, ठीक है, ना तो हमारी मातृभाषा का सम्मान दिया जा रहा, ना हमारी संस्कृति का सम्मान दिया जा रहा, इनफैक्ट ना हमारा ही सम्मान दिया जा रहा है। तो ये अवरोध पैदा करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा करने में यही आंसर आपका सही हो जाएगा। बाल केंद्रित उपागम अगर होगा तो ये आपका पॉजिटिव है। रचनात्मक आकलन पॉजिटिव है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ पहला आपका नेगेटिव होगा जो आपका अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है, जो इस प्रकार के स्टीरियोटाइप बने होते हैं। कहते हैं ना कि अरे भाई तुम कब से पढ़ने लग गए, तुम्हारे उसमें जो है तुम्हारे जैसे किसी को रिलीजन को हिट कर देते हैं, किसी की कास्ट को हिट कर देते हैं, ठीक है, किसी के जो समाज होता है या संस्कृति होती है उसको हिट कर देते हैं कोई आदमी,
कि तुम्हारे लोग कहाँ से पढ़ने लग गए, तुम्हारे लोग तो पहले ये करते थे वो करते थे, अब कहाँ से पढ़ने लग गए। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है, स्टीरियोटाइप जो बने होते हैं ना समाज के अंदर, वो अवरोध पैदा करते हैं ऐसे बच्चों के समावेशन में जो सुविधा से वंचित समूह से आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा। घर की मक्खियां भाई फैलाती है, ठीक है, जो बीमारी होती है, घर की मक्खी बाहर जाती है, गंदगी पर जाती है, अपना पैर उन पर रखती है, वहां से अपना जो हम हमारे अंदर घर का खाना वाना रहता है उस पर आकर रख जाती है, वो खाना हम खा लेते हैं और वो सारा फिर जो है बीमारी का एक सोर्स बनता है और जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो सही बात यहां पर कही हुई है। तो चर्चा इस पर करनी है, तो चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहला आपका अखबार, बिल्कुल सही, अखबार पर डिस्कस कर सकते हैं। टीचर क्या काम करेगा बेटा, देखो अखबार के अंदर ये एक बीमारी फैल गई जो मक्खियों से फैली है, हैं सर इसी से फैली है, हाँ भाई ये वाली फैली है, देखो ये मक्खियों ने ऐसे ऐसे एक काम करा, थोड़ा बोर्ड पर डिस्कस कर दिया और फिर उसके बाद अखबार में देखो, देखो कितने बच्चे बीमार पड़ गए, देखो कितने लोगों की इससे जो है प्रॉब्लम होगी, जान भी चली गई। तो बच्चा उससे मतलब देखेगा कि हाँ ऐसी भी हो गई, टीचर बताएगा। तो ये आंसर पहला सही हो जाएगा। फ्लैश कार्ड्स, देखो फ्लैश कार्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके इस प्रकार के फ्लैश कार्ड बने होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के फ्लैश कार्ड बने होते हैं, बड़ा सस्ता आपका टीएलएम होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए मक्खी है तो यहाँ पर क्या होगा, एम बना है तो यहाँ पर आपकी मक्खी की फोटो बन जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी, ये तो सूरज बन गया, तो ऐसे मक्खी की फोटो बनेगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खाने की फोटो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ खाने की फोटो बन गई, यानी कि अंगूर की फोटो बन गई और यहाँ पर मक्खी रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बन गए जो इनसे परेशान है, बीमारी से परेशान है। तो अगर यह एक एक फ्लैश कार्ड टीचर बच्चों को दिखाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, या अखबार के माध्यम से दिखाएगा वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आई थिंक अखबार वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, फ्लैश कार्ड के मुकाबले। स्लोगन और पोस्टर क्लासरूम में लेकर जाएगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। आंसर आपका फर्स्ट ज्यादा सही रहेगा। तो टीएलएम का यूज करना चाहिए अपनी क्लासरूम के अंदर एक टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, सेवेंथ फेज का लाइव क्लास आज 9 बजे होगा नहीं। सेवेंथ फेज का तो भाई आपका सभी चल रही है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर। ठीक है, उसमें तो ऑलरेडी आपकी वैसी तैयारी तेज करवा रखी है। देखिए अगला आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। फैसिलिटेट बनाने के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब टीचर के अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि उनके पूर्व ज्ञान की अनदेखी कर दे, नहीं करनी चाहिए। पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को क्लासरूम के अंदर ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर ऐड करनी चाहिए कि बेटा आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या इस चैप्टर के बारे में जानते हो, आज मैं आपको बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तो ये कौन कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, क्या आप बीमारियों के बारे में जानते हो, इस हैजा के बारे में जानते हो। तो बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा कि सर मेरे चाचा को हो गई थी, मेरे मामा को हो गई थी वाली बीमारी। तो ऐसे प्रीवियस नॉलेज को क्लासरूम के अंदर ऐड करना चाहिए कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले, ना कि उनको अनदेखा करना चाहिए। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए भाई, दोनों के अंदर स्पष्ट करना चाहिए। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, जी नहीं। यहां पर बात हो रही है आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। किसकी बात हो रही है, आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है आपके 3 प्रकार से होता है, हालांकि और भी टाइप्स होते हैं, तो इनके ऊपर नजर डालिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में होते हैं आपके पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी जो आप लर्निंग कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, तो जब आपका अधिगम एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प करे, तो ये होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ सीडीपी पढ़ी और उसके बाद एक आपका मेन एग्जाम हुआ जिससे आपको जॉब लगेगी, वहां भी आपकी सीडीपी आ गई। तो यहाँ का एक जगह का पढ़ा हुआ जब आपको दूसरी जगह में हेल्प करे तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने साइकिल सीखी तो बैलेंस बनाना सीख लिया, और उसके बाद आपने बाइक चलाई तो वहां पर आपका बैलेंस ऑलरेडी बन गया। तो एक जगह का सीखा हुआ जब दूसरी जगह आपको हेल्प करे तो वो होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर जब आपका एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह के अंदर आपको बाधक हो, ठीक है, यानी आपको मुश्किल में डाले। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ सीडीपी सीखी और सीडीपी सीखने के बाद बैंक की तैयारी करने आप लग गए,
ठीक है, तो आप मतलब बैंक की तैयारी करना चाहते हो, सी के यहाँ सीडीपी रहे हो, तो यहाँ वहां सीडीपी काम थोड़ी आएगी। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। एक होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि जब एक जगह का सीखा हुआ ना तो आपका पॉजिटिव आए और ना आपका नेगेटिव आए, कुछ फर्क ना बैठे, तो आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो इसने कहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है इसको मिनिमाइज कर दो। तो मिनिमाइज क्यों करना चाहिए, कम क्यों करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विषयों से संबंधित जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, ये करना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है सीडीपी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे संबंधित शब्द जाल है और बहुत सारे शब्द जाल आप लोग पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए जीन प्याजे के अंदर पढ़ते हो तो अलग अलग नाम दिए रहते हैं, ठीक है। कहीं पर आप लोग पढ़ते हो पलटावी, अपलटावी, कंजर्वेशन, जीववाद, एनिमीज, एक ही आपकी जो चार स्टेज है उसका अलग अलग नाम दिए होते हैं, इंद्रजीत अवस्था, इंद्रगाम अवस्था, सेंचुरी मोटर स्टेप, पता नहीं कितने कितने नाम है। तो जो शब्द जाल है इसके प्रयोग से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए, बेटा सेंसरी मोटर स्टेज नाम याद कर ले, जो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, बस काम खत्म होना चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि आपके अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या काम करनी चाहिए, ऐसे शब्द जाल से बचना चाहिए। तो आंसर नंबर 4 था यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका पेडागोजी के कुछ मैंने क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन को कराने का आपको तरीका बताया, किस तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है। बट यहां पर अभी आपकी चीज खत्म नहीं हुई, यहां पर पेडागोजी आपकी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको बताया कि कैसे पेडागोजी सोल्व करी जाती है, किस तरीके से सोल्व करी जाती है। अब आपको ध्यान से सुननी है। जो आपकी सीडीपी हो गई, चाहे आपकी ईवीएस हो गई, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो गई, चाहे आपकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, चाहे आपकी सोशल साइंस और आपकी साइंस होगी, तो इन सभी की जो आपके एग्जाम में पेडागोजी देखने को मिलती है वो आपकी होगी क्लास के माध्यम से, और ठीक है, क्योंकि वो बड़ी डिटेल में पूछी जाती है। तो इन सभी की क्लास जो मेरे YouTube चैनल पर चल रही है उनको अटेंड करती रहिए। जैसे जैसे आप लोग इनको अटेंड करते जाओगे तो चीजें आप लोग सीखते जाओगे, क्योंकि पेडागोजी के अंदर बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है। बट जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि जैसे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ एनईपी और आपने एनसीएफ पढ़ लिया अच्छे तरीके से, वहां से क्लियर हो जाएगा। मेरी वाली क्लास आप लोगों ने देखी, यहाँ से चीजें कंसेप्ट हो जाएगा। अगर आप सारी चीजें डिटेल में ये करना चाहते हो तो भाई कोर्स के अंदर आपको ए टू जेड सब चीजें मिली जाएगी, ठीक है। तो इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो जो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी है। आई थिंक इससे मतलब बाहर कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे आपका एक कवर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ताकि क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलते रहे। आई होप आज आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी अप्रोच के थ्रू पेपर के अंदर या क्वेश्चन आपको सेट करने हैं, बच्चों को अपना बच्चा समझकर आपको आंसर लगाना है जो आपको अपने एग्जाम में लगाना है, ठीक है। पूछे जल्दी से आपका क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक ठीक है। सर हमको क्लास लेनी क्या करना है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सचिन एकेडमी ऑफिशियल सर्च करो, एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लो, इस पर मिलेगी आपको, ठीक। ठीक है, ठीक है सर, मेरा नाम लीजिए, 20 में से 20, खुशबू कुमारी अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 21 है वैसे, 21 क्वेश्चन थे, ठीक है। ठीक, अरे वाह, 21 में से 21 सर, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इतने अच्छे पढ़ाने की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे, इससे 21 में से 21 आया। वेरी गुड भाई। स्कोर आप लोगों का ज़्यादातर का मतलब बढ़ने लगा है, इतना मैं देख ही रहा हूँ, ठीक। खुशखबरी का भी 20 आया है, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए क्या करना होगा भाई, ये तो बैच के अंदर ही आपको मिलेगी सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, स्कोर धीरे धीरे बढ़ाइए, जिनके कम आ रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए। स्लोगन कैसे होते हैं, हमारा टीचर कैसा हो, सचिन सर जैसा हो हमारा नेता कैसा हो
बता दो कोई नेता कैसा हो। ये होता है स्लोगन का मीनिंग। ठीक है। कौन से वाले में था स्लोगन? कहा गया स्लोगन? अच्छा, इस वाले में था स्लोगन। अच्छा, चलिए और पूछे जल्दी से, फिर वीडियो को खत्म करूंगा। आप जियो हजारों साल। अरे हजारों तो कोई भी नहीं देगा। ठीक है। तो क्या है गुरुदेव 15 वाले, फिर से देखिए। 15 वाले में क्या हुआ? एक तो अपने वाले डाउट सारे पूछते रहते हो। क्या है भाई 15 वाले में? मतलब आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन चाहते हो सारे के सारे। इसमें क्या था? प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे कम केंद्रित किस पर होना चाहिए? प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर पॉजिटिव, दिक्स्थान पॉजिटिव, प्रतिरूपों की पहचान पॉजिटिव, कलन विधियों के उपयोग ये आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो यही तो आंसर। ऐसे तो सब करते रह जाओगे। ठीक है, और पूछो जल्दी से, क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर के नए वाले क्वेश्चन सभी आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है। पलामू कह रहे किसमें से 20, एक नंबर मक्खी वाली में कट गई। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है। आप लोग के कमेंट बढ़ते जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।